दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 11, अपना खुद का कार्यक्रम होना। हवा पर चून की झांग ने कहानी सुनाई उन्होंने और जल्दी से बात की। यह टिया बिन की गति से कम तेज था। यह ऐसा था कि लोगों की व्यक्तित्व कैसे भिन्न थी। एक अध्याय को वर्णित करना भी किसी के चरित्र पर निर्भर था। ज्यादातर समय झांग ने कहानी को तेजी से बहुत तेज गति से वर्णित किया। बेशक कहानी के महत्वपूर्ण हिस्सों में जब आवश्यक हो तो वह धीमा हो जाएगा। पहला अध्याय, अंतिम संस्कार। गुलिया। मेरे दादा को हुआ कहा जाता है और उनके पूर्वजों बड़े जमींदारों को दूर और व्यापक रूप से जाना जाता था। अपनी सबसे शानदार अवधि के दौरान उन्होंने शहर में 3 गलियों में खरीदा जो 40 घरों को एक साथ जोड़ते थे। वे कुछ राजनीति और व्यापार, प्रावधान दान करने और परिवहन में सहायता करने में भी शामिल थे। बाहर हर किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा था। किसी ने भी झांग की उम्मीद नहीं की थी कि एक भूत की कहानी का वर्णन करने का काम करे और वे चिंतित थे। पहले कुछ अनुच्छेदों को सुनने से किसी को कहानी की सामग्री के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। क्या यह एक अलौकिक उपन्यास था? यह बहुत सादा था। क्या यह एक आत्मकथा थी? इतने लंबे समय तक वर्णन करने के बाद यह मुख्य चरित्र के दादा के बारे में सभी मामले थे। और कब्र लूट का पहले उल्लेख किया गया था। कब्रों को अलौकिक माना जाता था। पहले कभी इस प्रकार का एक उपन्यास नहीं रहा था। उनके लिए केवल उन कार्यों को जो बाजार द्वारा स्वीकार किया गया था और पाठकों की आंख से परीक्षण का अनुभव किया गया था। हालांकि झांग ये कि कब्र रॉबिंग उपन्यास ऐसा कुछ था जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। इस प्रकार उन्होंने तुरंत इसे कुछ ऐसा लेबल किया जो चिन्हित नहीं था। हालांकि ये दृश्य केवल 10 मिनट तक चला। जब झांग ने वर्णन किया कि शिल्पकार द्वारा बनाई गई अंतिम संस्कार पेपर गुड़िया जीवन में आए और हुआ से शादी करने के लिए कहा, वांग जियामाई ने एक हलचल महसूस की। जोगोजो की नजर से स्टूडियो के पूरे वातावरण के रूप में गंभीर हो गया। अंतिम संस्कार पेपर गुड़िया ने हुआ को धन के लिए अपनी कब्र खोदने दिया था। आखिरकार जब हुआ प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका तो उसका यकृत पेपर गुड़िया द्वारा खाया गया था। जब साजिश इस तीव्र बिंदु पर पहुंची तो हर किसी की सांस लेने से भी परेशान हो गया था। जब उसने ये सुना तो टिया बिन को डर गया। चूंकि यह एक मध्यरात्रि कार्यक्रम था, इसलिए चैनल के लिए काम करने वाले कई लोग इसे नहीं सुनते थे। ज्यादातर लोग उस समय से सोते थे, इसलिए वे भूत कहानियों के बारे में ज्यादा नहीं जान पाएंगे। हालांकि टिया बिन एक डीजे था जिसने ऐसी कहानियों का वर्णन किया था। उन्होंने इन सभी भूतिया कहानियों के साथ दैनिक आधार पर डब किया, इसलिए उनके पास चीजों को अलग करने की क्षमता थी। प्रारंभ में उन्होंने इस गंभीर लूटने वाले उपन्यास के लिए किसी भी बाजार के लिए असंभव समझा था, क्योंकि यह पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। लेकिन जैसा कि उन्होंने सुना, टिया बिन ने अपने छिद्र अनुबंध महसूस किया। यह ऐसा था जैसे झांग तुम के मुंह में एक ठंड उत्सर्जित किया। कहानी ने तुरंत टिया बिन पर कब्जा कर लिया था। क्या यह उसका मूल काम था? यह कैसे संभव हो सकता है? वह ऐसी कहानियां लिख सकता है? टिया बिन पर विश्वास नहीं किया। न तो वांग शाओमे और कंपनी का मानना है, केवल झाओ गोजो के पास स्थिति का अस्पष्ट विचार था। यह सोचकर कि कैसे झांग ने कविता की रचना की, तूफानी पेट्रेल का गीत। साक्षात्कार के दौरान झांग ये सभी साक्षात्कारकर्ताओं को आश्चर्यचकित करने में कामयाब रहा था। यह एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था, अन्यथा उन्हें अपने दिखने के साथ किराए पर लेने के लिए विशेष अनुमति दी जा सकती है। झाओ गोजो ने ली होंगलियन के हाथों से झांग ये को अपने साहित्य चैनल में मजबूती से पकड़ लिया था। अब ऐसा लग रहा था कि वह प्रेसिडेंट था। सुबह 1 बजे 1 घंटे बहुत जल्दी से पारित किया गया। बाहर के लोगों की संख्या पहले की तरह ही थी। झाओ गोजो समेत कोई भी नहीं जल्दी छोड़ दिया था। वे सभी कहानी सुन रहे थे। महिला सहायक ने झांग तुम को इशारा किया। झांग तुमने संकेत दिया कि उन्हें संदेश मिला और उसने अपनी कहानी को एक उपयुक्त स्थान पर रोक दिया। प्रिय श्रोताओं, यह सब आज के प्रसारण के लिए होगा। मैं कल कहानी के लिए सुनने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद हर कोई। यह तुम्हारा डीजे झांग तुम है। संगीत प्रसारित करने के लिए एक बटन को धक्का देते हुए झांग ने अपने हेडसेट को हटा दिया और राहत की सांस ली। ये झूठ होता तो वह झूठ होता, अगर वह परेशान नहीं था। उन्होंने प्रक्रिया के दौरान कुछ गलतियां की थी और लगभग खुद को शर्मिंदा कर दिया था। शुक्र है उनके पास मूल नींव थी, इसलिए झांग ये अभी भी अपने पहले प्रसारण से संतुष्ट था। कुछ त्रुटियों के लिए अभी भी कुछ जगह थी। एक कर्मचारी सदस्य जल्दी से चला गया। इसके बाद प्राइम टाइम प्रोग्राम का एक पुनरावृत्ति था, इसलिए उन्हें उपकरण को समायोजित करना पड़ा। झांग तुम उस कमरे की ओर चले गए कि झाओ गोजो और कंपनी में थे। दरवाजा खोलने के बाद उन्होंने पहले माफी मांगी, नेता क्षमा करें। मैंने हर किसी के साथ चर्चा किए बिना प्रसारण को लेने के लिए पहल की। मुख्य रूप से ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई समय नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि कार्यक्रम किसी भी प्रसारण की घटनाओं के लिए और ऑफ एयर भी हो, इसलिए मैंने अचानक एक साजिश और विचार के बारे में सोचा था जो मैंने पहले किया था। मैंने अपने विचारों का पालन किया और कहानी सुनाई। चूंकि यह मेरा मूल काम है तो ये कॉपीराइट के साथ किसी भी समस्या का कारण नहीं होगा। मैंने भी बहुत सोचा, ओह वैसे भी हर किसी के लिए खेद है।
यदि उच्च आप इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। किसी को भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी क्योंकि वे चुप थे। झांग तुमने अपनी आंखों को झुका दिया। नेता, मैं। अचानक झाओ गुओजो ने अपने हाथ उठाए और धीरे धीरे फंस गए। संपादन टीम में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भी अपना हाथ उठाया और जोरदार ढंग से चिपका दिया। इसके बाद तालियों का एक दौर सुनाया गया। इसने देर रात रेडियो स्टेशन की इमारत में काफी हंगामा किया। झाओ गुओजो ने झांग ये के कंधे को पकड़ लिया और मुस्कुराया। क्या आप अभी भी माफी मांग रहे हैं? आपने इस स्थिति को इस तरह के एक उपयुक्त समय पर बचा लिया है। आपके बिना हम ये भी नहीं जानते कि कार्यक्रम के साथ क्या हुआ होगा। इसके अलावा आपके भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया। इतना अच्छा लिखा गया था। गुणवत्ता के बारे में कुछ भी नहीं है और न ही मैं आपकी भाषा को चुन सकता हूं। मुझे यह अलौकिक उपन्यासों से बेहतर लगता है कि हमारे स्टेशन को शीर्ष डॉलर का भुगतान करना पड़ता है। बढ़िया, मुझे पता था कि मैंने आपको कोई गलती नहीं दी है। झांग तुमने तुरंत कहा, धन्यवाद, मैं चापलूसी कर रहा हूं। मादा सहायक ने भी अपनी कुत्ते को प्रकट किया क्योंकि उसने चुपके से झांग को अंगूठे अब दिया। ली सी की भौहें कसकर बुनाई गईं। तियान बिन भी अच्छे मूड में नहीं था क्योंकि वह झांग ये में ठंडा था। झाओ गुओजो ने हर किसी के ध्यान को आकर्षित करने के लिए अपने हाथों को चुप लिया। ठीक है, हर रात व्यस्त हो गया है। आपने आज कड़ी मेहनत की है, इसलिए घर जाओ और आराम करो। फिर उन्होंने झांग ये से बात की। लिटिल झांग, क्या आपके पास अभी भी इस कहानी का अनुवर्ती है? कल आप इसे बताते हुए कर सकते हैं। देर रात की भूत कहानियां अस्थायी रूप से आपके द्वारा होस्ट की जाएगी। मुझे ये कार्यक्रम अस्थायी रूप से मेरा था। झांग ये के सुखद आश्चर्य का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह निश्चित रूप से बहुत खुश था। उन्होंने अभी एक सप्ताह के लिए काम शुरू किया था और बदमाशों में एक रूकी था। किसी भी अनुभव के बिना उन्हें एक कार्यक्रम दिया गया था कि वह खुद को बुला सकता है। उन्होंने सबसे उपयुक्त समय पर अवसर जब्त कर लिया था क्योंकि उन्होंने तुरंत कहा था, नेता के विश्वास के लिए धन्यवाद, मैं निश्चित रूप से अच्छा करूंगा। लीडर नेता को मेजबानी करने के लिए यह सुनकर स्वीकार नहीं कर सका। फिर मेरे बारे में क्या? झाओ गुओजो ने अधीरता से कहा, तुम्हारे बारे में क्या? आपने पिछले कुछ सेकंड के दौरान सीट पर बैठने की हिम्मत भी नहीं की थी। यदि छोटे झांग के लिए स्थिति को बचाने के लिए नहीं तो हमारे पास एक लाइव प्रसारण घटना होगी। अब आप एक स्टैंड इन होस्ट होंगे और प्रतिबिंबित करने के लिए कुछ समय ले लो। अपने मुंह को कुछ बार पकड़ने के बाद वह थका हुआ चला गया। नेता, टिया बिन चिल्लाया। झाओ गुओजो भी वापस देखे बिना घर चला गया। वापसी से पहले वांग जियाओमी ने झांग ये पर गहराई से देखा। झांग तुमने देखा और टिया बिन से कहा, शिक्षक टिया, मुझे खेद है। अगर मैं भविष्य में कुछ भी नहीं जानता तो मैं आपसे सलाह दूंगा। जब वह नीचे था तब उसने टिया बिन को नहीं लात मारा और सफल होने पर घमंडी नहीं बदली। उन्होंने शांत रूप से कुछ सुखद कहा। झांग, तुम अपने ही असर से बहुत प्रभावित थे। मुझे इतनी परिष्कृत देखो। टिया बिन इतनी गुस्से में थी कि उसकी भौहें कसकर बुनाई गई थी। उस दिन टिया बिन सभी शक्तिशाली थे और अपनी योग्यता के कारण रूकी झांग ये को दमित कर दिया था। कुछ घंटों में उसका कार्यक्रम झांग तुम द्वारा लिया गया था। विजेताओं के साथ मुकुट और हारने वालों के साथ ये कहा जा सकता है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं लिया जा सकता है। टिया बिन ने अपने मोलर को बिट किया क्योंकि उनका मानना था कि यह अभी भी निर्धारित किया गया था कि आखिरी हंसी किसकी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उन्हें कल रिलीज किया गया तो श्रोता रेटिंग देखना था। यदि पहली दिन की रेटिंग अभी भी नीचे की तरफ थी, यहां तक कि सभी प्रचारों के बाद भी, झांग आपको गलती नहीं करने के बाद भी लात मार दिया जा सकता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के बाद कार्यक्रम अभी भी टिया बिन होगा। अध्याय 12, श्रोताओं की अच्छी टिप्पणियां सुव्यवस्थित। अगले दिन काम करने के लिए मेट्रो में झांग ये निचोड़ा हुआ। उसने दो लोगों को सुना जो अभी तक ट्रेन में गए थे, पास में बोलते थे। वार्तालाप के विषय ने झांग ये के कानों को पर्क बनाया। और झाओ, क्या आपने कल रात देर रात की भूत कहानियां सुनी? बेशक मैंने किया। मैं उस कार्यक्रम को हर रात बिना विफल होने के सुनता हूँ। मैंने सोचा कि तुम रेडियो नहीं सुनते। मैं इसे नहीं सुनता, लेकिन मेरी पत्नी करता है। कल उसने मजबूती से मुझे उसके साथ बनाया और मुझे कार्यक्रम सुन लिया। आपको मेरी पत्नी को जानना चाहिए, है ना? उसके पास बहुत साहस है। अगर वह सड़क पर रात में देर से एक गैंगस्टर देखती है तो बस उसकी आवाज गैंगस्टर को डर जाएगी। वह भूत कहानियों को सुनती है ताकि वह सो सके। वह पहले कभी इतना डर नहीं था। और आश्चर्यजनक रूप से कल उन्होंने एक नया भूत उड़ाया प्रसारित किया था जिसने उसे इतना डरा दिया कि उसने मुझे जगाया। मैंने उससे कहा कि अगर यह बहुत डरावना है और बस इसे बंद कर देता है, लेकिन उसने इनकार कर दिया और ट्यूनिंग के बारे में अशिष्ट था। हाँ, कल का भूत प्रकाश निकलता है भयानक था। यद्यपि मैं डरने वाला नहीं था, लेकिन मुझे ये गहराई से डरावना मिला और अच्छी नींद नहीं आ सकी। ये बहुत अच्छा था। मैं भी अपनी पत्नी के साथ और 1 बजे तक सुनी। ये वास्तव में अच्छा था। मैं आज में ट्यूनिंग करूंगा। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि कब्र में बाद में क्या होता है। वह मेजबान एक रूकी है ना? उसका नाम झांग तुम है।
मुझे उसका वर्णन बहुत अच्छा लगता है। उनकी गति बहुत उपयुक्त थी क्योंकि मेजबान से पहले से ही बहुत धीरे धीरे था। चूंकि दोनों लोगों ने चैट करना जारी रखा, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि झांग ये वे चर्चा कर रहे थे उनसे कुछ ही मीटर दूर थे। झांग तुम अच्छी सुनवाई महसूस कर रहे थे। ये भावना बहुत अच्छी थी। अपनी प्रतिष्ठा को देखने के लिए अपनी गेम स्क्रीन खोलना। यह अब 10,677 पर था। कल दूसरी लॉटरी टिकट खरीदे जाने के बाद उनकी प्रतिष्ठा को 0 से नीचे कर दिया गया था। उसकी प्रतिष्ठा एक रात में 10,000 से अधिक हो गई थी। किसी को यह जानना था कि जब तक झांग ये पैदा हुए थे तब तक उन्होंने केवल 20 से अधिक वर्षों के जीवन में 200,000 प्रतिष्ठा हासिल करने में कामयाब रहे। अब रात के समय के साथ उन्होंने लगभग एक वर्ष में जो कुछ भी हासिल किया था उससे लगभग मेल खाता था। ये गति वास्तव में बहुत तेज थी। एक रेडियो स्टेशन चुनने में वास्तव में कोई गलती नहीं हुई थी क्योंकि प्रसिद्ध बनने की दिशा में उनका पहला कदम था। इसके अलावा उनकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ जाएगी। यह एक या दो स्पोरैडिकली द्वारा बढ़ जाएगा। यह मानक अभ्यास था कि रेडियो स्टेशन की वेबसाइट पर रिकॉर्डिंग करने से पहले देर रात की भूत कहानियों का हर एपिसोड विशेष कर्मचारियों द्वारा संपादित किया जाएगा। जाहिर है प्रतिष्ठा में क्रमिक वृद्धि उन लोगों से थी जो पिछली रात लाइव प्रसारण नहीं सुनते थे और इसके बजाय वेबसाइट पर ध्वनि काटने वाले लोगों की बजाय थे और झांग को प्रतिष्ठा अंक देते थे यदि उन्हें अच्छा लगता था। मेट्रो और मंच पर बंद हो रहा है। झांग ये पहले सिगरेट खरीदने के लिए एक सड़क के किनारे के पास गया था। उनकी लत बहुत खराब नहीं थी क्योंकि जब भी उसे अच्छी स्थिति का सामना करना पड़ा तब भी वह 2 छड़ें धूम्रपान करेगा। आप किस सिगरेट चाहते हैं? बॉस ने पूछा। अभी भी लाल नदी। यह सिगरेट ब्रांड था कि झांग आप आमतौर पर धूम्रपान करते थे। हालांकि ये समझते हुए कि वह अब कम से कम एक सेलिब्रिटी था, 6 CNY सिगरेट धूम्रपान एक सफल रेडियो मेजबान के रूप में अपनी स्थिति से मेल नहीं खाता था और एक प्रसिद्ध विश्व सेलिब्रिटी होगा। 6 CNY सिगरेट धूम्रपान बहुत शर्मनाक होगा। एक सेलिब्रिटी को एक सेलिब्रिटी की तरह दिखना पड़ा। उन्हें हर पल में अपनी वित्तीय क्षमता और उनकी सामाजिक छवि प्रदर्शित करना पड़ा। इस प्रकार झांग तुमने अपना हाथ लहराया। मुझे डबल लाल खुशी का एक पैक दे। ठीक है, यह पैक 6.50 CNY है। कार्यालय पहुंचना। ऐसे कई सहयोगियों थे जिनके पास उनकी आंखों के नीचे अंधेरे शकल थी क्योंकि उन्होंने कल बहुत देर तक ओवरटाइम काम किया था। झांग तुमने प्रवेश किया और पहले से ही सभी द्वारा अनदेखा होने के आदी था। वह काम शुरू करने के लिए अपनी सीट लेने की तैयारी कर रहा था। अब जब उनके पास अपना कार्यक्रम था, इसे पदोन्नति माना जा सकता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक चीजें थी। लिटिल झांग तुम आ गए हो। सुप्रभात शिक्षक झांग, मैंने कार्यक्रम सुना। ये कमाल था। ठीक है, मैं कल वापस नहीं आ सका क्योंकि मेरे पास कुछ चल रहा था। मैंने घर पर भी वापस सुना। मैंने सुना है कि यह तुम्हारा मूल काम है और एक स्क्रिप्ट के बिना जो कुछ भी आपने स्पॉट पर सोचा था, अद्भुत। कोई साधारण व्यक्ति बिना किसी स्क्रिप्ट के लाइव प्रसारण पर नहीं जा सकता है। शिक्षक झांग एक विशेष प्रमुख से है, इसलिए ये कुछ भी नहीं है। कुछ सहयोगी मुस्कुराए और झांग तुम बधाई दी। उनका रवैया बहुत दोस्ताना था। झांग तुमने समय पर प्रतिक्रिया नहीं की। शिक्षक झांग, क्या शिक्षक झांग, क्या वे मुझे बुला रहे हैं? यह महसूस करते हुए झांग तेरे जल्दी से विनम्र हो गया। शिक्षक युवान, शिक्षक वो, भाई वो, कृपया मुझे शिक्षक मत कहो। मैं अभी भी नया हूं और सिर्फ एक छात्र हूं। मुझे अभी भी आप सभी वरिष्ठ नागरिकों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बस मुझे थोड़ा झांग कहेंगे। मीडिया उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति और किसी व्यक्ति का सामना करने वाले व्यक्ति के रूप में शिक्षक अभिवादन का एक रूप था। यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन झांग तुम उसकी सीमाओं को जानते थे। अपनी वर्तमान योग्यता के साथ अन्य लोग उसे शिक्षक कहकर सम्मान कर सकते हैं, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। सुखदृढ़ों का आदान प्रदान करके ये पहली बार झांग ये वास्तव में अपने सहयोगियों के साथ गहरा विनिमय था। कारण स्पष्ट था। पहले लोगों ने झांग तुम को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह सिर्फ एक स्टैंड इन डीजे था। उसके पास दिखने नहीं थे, इसलिए कोई भी नहीं सोचा था कि वह इसे बड़ा बना सकता है, इसलिए किसी ने भी उसके साथ संबंध बनाने के लिए परेशान नहीं किया। लेकिन अब चीजें अलग थी। टिया बिन ने एक गलती की थी और झांग ने एक प्रसारण घटना को रोकने के आखिरी मिनट में स्थिति को बचाया था। उनकी कहानी भी बहुत अच्छी थी और उन्हें अस्थायी रूप से कार्यक्रम का मेजबान बनाया गया था। वह एक मुख्य मेजबान के विकल्प होने से चला गया था, इसलिए उनके सहयोगियों का रवैया स्वाभाविक रूप से एक सूक्ष्म परिवर्तन था। क्या यह दुनिया ने काम किया था? जिस तरह से मनुष्यों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, इसलिए झांग तुमने इसके बारे में झगड़ा नहीं किया। बेशक अभी भी ऐसे कार्यालय में थे जिन्होंने झांग ये अस्तित्व में नहीं था। यह उनमें से कुछ के चरित्र में था, जबकि ऐसे अन्य थे जिनके काम में झांग ये से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि हर किसी ने एक कार्यालय साझा किया, लेकिन उन सभी में विभिन्न जिम्मेदारियां थीं। उनमें से एक हिस्से में टिया बिन के साथ अच्छे संबंध भी थे। उसके पीछे एक महिला क्लर्क उसके हाथों में एक कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ चला गया। अंदर बाध्य अक्षरों के ढेर थे।
कुछ प्रोग्राम मेजबानों के कुछ पत्रों को पार करने के बाद वह कोने से आए और आदत के माध्यम से टियाबिन की मेज पर पत्र डालने के बारे में था, लेकिन ये सोचने के बाद और ये देखकर कि टियाबिन चारों ओर नहीं था, उसने झांग ये में देखा और उन्हें उनके पास भेज दिया। शिक्षक झांग ये देर रात की भूत कहानियों के श्रोताओं से पत्र है। कुछ पत्र शिक्षक टिया के लिए हैं। चूंकि डाक सेवा धीमी थी, उनमें से कुछ केवल आज प्राप्त हुए थे। उनमें से कुछ तुम्हारा है। उन्हें आज सुबह श्रोताओं द्वारा भेजा गया था। झांग तुमने कहा, धन्यवाद, आपका स्वागत है। मादा क्लर्क दूर चला गया। झांग तुमने सांसों को खोला क्योंकि उसने पत्र खोले। यह एक नव विवाहित दुल्हन के अनुभव की तरह था। पहला पत्र एक बच्चे द्वारा लिखा गया था। उनके शब्दों को कुटिल और बहुत निर्दोष थे। हे लो शिक्षक झांग, आपके द्वारा सुनाई गई कहानी बहुत अच्छी है। मेरी माँ चाहती थी कि मैं जल्दी सो जाऊं और मुझे भी हराया, लेकिन मैंने अभी भी रेडियो को बंद नहीं किया और कंबल के नीचे गुप्त रूप से सुना। मैं आपसे भूत उड़ाता हूं, अब से दैनिक। झांग तुम मुस्कुराया और कुछ विचारों के साथ उसने एक कलम उठाया और लिखा, मैं झांग तुम हूं। आपके पत्र के लिए धन्यवाद। आपको जल्दी सोना चाहिए और अपनी माँ को सुनना चाहिए। देर रात तक मत रहो। देर रात की भूत कहानियां साहित्य चैनल की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है ताकि आप ऑनलाइन प्रसारण सुन सकें। प्रेषक के पते के मुताबिक उन्होंने लेखन समाप्त करने के बाद उन्हें महिला क्लर्क मिला और उन्हें युवा श्रोताओं को अपनी प्रतिक्रिया भेजने में उनकी सहायता मिली। अपनी सीट पर लौटने के बाद उन्होंने अपने पत्र पढ़ने पर किया। दूसरा पत्र, आज की कहानी सभी कचरा भूत कहानियों से पहले 10,000 गुना से बेहतर है। यह अलौकिक उपन्यास है जो मेरे दिल में रहता है। तीसरा अक्षर, मैं एक टैक्सी चालक हूं जो रात की शिफ्ट का काम करता है। भूत प्रकाश बाहर निकलता है, एक भयानक कहानी है। मैं इसका समर्थन जारी रखूंगा। चौथा अक्षर, यह सबसे अच्छा अलौकिक उपन्यास है जिसे मैंने कभी सुना है। मैं सिर्फ कार्यक्रम टीम के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं। धन्यवाद शिक्षक झांग। मैं अंत में रातों को उबाऊ नहीं पाता। 10 से अधिक अक्षर थे और झांग ये उनमें से प्रत्येक को पढ़ते थे। उन्होंने जवाब देने के लिए 3 पत्र निकाले। फिर वह अपने कंप्यूटर पर स्विच किया ताकि वह अपने ईमेल इनबॉक्स में अक्षरों को पढ़ सके। देर से रात की भूत कहानियां लेने के बाद से किसी ने उन्हें प्रोग्राम के इनबॉक्स में पासवर्ड दिया था। लॉग इन करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि 80 से अधिक अपठित ईमेल थे। यह मेल औपचारिक रूप से लिखे गए हाथ से लिखे गए पत्रों के रूप में नहीं लिखा गया था। अधिक ऑनलाइन स्लैंग था। लियलियो 59 भूत प्रकाश बाहर उड़ा, बहुत अच्छा है। एडीएचएस का 115 महान 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 महान। क्यूरी शिक्षक झांग हर दिन थोड़ा और कहते हैं। मैं दृढ़ता से कार्यक्रम को विस्तारित करने के लिए अनुरोध करता हूं। मैंने पहले से ही अपने कई सहपाठियों और दोस्तों के लिए भूत उड़ा की सिफारिश की है। मैं उन सभी को रात में उन सभी को बुलाऊंगा ताकि वे उन्हें ट्यून करने के लिए कह सकें। हे मैं आपको पसंद दूंगा और भविष्य में आपका प्रशंसक बनाऊंगा। इतनी अच्छी टिप्पणियां। झांग तुमने इसे बेहद सुंदर पाया। इसे देखो, ये लोगों की आवाज है। अध्याय 13, कार्यक्रम के लिए श्रद्धांजलि रेटिंग विस्फोट। सुबह 9 बजे ये काम करने का समय था। झांग ये अपने श्रोताओं से पत्रों का जवाब देने में व्यस्त थे। टिया बिन और लीसी कुछ मिनटों की देर से एक साथ चले गए, लेकिन इस तरह की एक संस्था में निजी क्षेत्र की तुलना में नियम अधिक ढीले थे। टिया बिन आने के बाद वातावरण थोड़ा अजीब हो गया। हर किसी का ध्यान टिया बिन और झांग ये दोनों पर केंद्रित था। चूंकि विजेता हमेशा अधिक सभ्य थे, झांग ने अपना अभिवादन किया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षक टिया, सुप्रभात। ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले दिन को झगड़ा नहीं किया था। टिया बिन ने उसे नजरअंदाज कर दिया, सोचते हुए, झांग बहुत सी तारांकन्स की मत जाओ। वह भूत प्रकाश को उड़ा देता है, आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है। कब्र लूट, ये कुछ अवैध था। ये 2 शब्द पहले से ही सकारात्मक नहीं है और जब श्रोताओं को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप समाप्त हो गए हैं। जब रेटिंग एक नए कम तक पहुंच जाती है तो यह आपके उच्च घोड़े को दूर करने का समय होगा। आप बहुत अधिक समय तक कूद नहीं पाएंगे। श्रोताओं की रेटिंग जल्द ही घोषित की जाएगी। प्रतीक्षा करें और देखें। टिया बिन श्रोता रेटिंग की प्रतीक्षा कर रहा था। झांग तुम भी उनके लिए इंतजार कर रहे थे। वह भी वास्तव में नहीं जानता था कि श्रोताओं को कैसे स्वीकार किया गया था। यद्यपि उन्हें प्रशंसा के बहुत सारे पत्र प्राप्त हुए थे, फिर भी कुछ आलोचकों थे जिनमें से कुछ काफी कठोर थे। यद्यपि ये दर्शकों का एक छोटा सा नमूना था, लेकिन वास्तविक परिणाम अभी भी पूरे श्रोता आधार पर निर्भर थे। खोले गए दरवाजे और झाओ गुओजो के बाहर दरवाजा अपने पॉटपेट के साथ चला गया क्योंकि वह अपने निरीक्षण के लिए आया था। उन्होंने अपने पुराने कामरेडों के लिए कुछ निर्देशों को पारित किया और झांग ही पर अपनी आंखें सेट करने से पहले एक संपादक के साथ बात की। थोड़ा झांग, ओह, कल का प्रदर्शन बहुत बुरा नहीं था। चाहे रेटिंग अच्छी या बुरी हो, आपकी कहानी बहुत समय पर थी। इस बारे में बात करते हुए उसने किसी से बात की। ओह, ठीक है। क्या कल के लिए रेटिंग है? किसी ने मुझे ये क्यों नहीं दिया? वांग शाओमे ने अपना सिर उठाया। मैं बस ऊपर से आया था। वे अभी भी इस पर हैं, लेकिन ये जल्द ही तैयार होना चाहिए। अचानक मादा सहायक ज़ियाओ वैंग, जिन्होंने रात को रात में मदद की, तेज रूप से एक रूप में चले गए।
जिस क्षण उसने कदम रखा, उसने झांग तुमने त्वरित रूप से देखा और उछाल गोजो को फॉर्म सौंप दिया। नेता ने रेटिंग जारी की है। ये कल के लिए समग्र आंकड़े हैं। झाओ गोजो ने इसे स्वीकार किया और एक नजर डाली, लेकिन वह मदद नहीं कर सका। लेकिन अचंभित किया जाए, क्या आपने सही लिया? जियाओ वैंग एक दुर्लभ मुस्कान के साथ ने कहा, बेशक मैंने किया। सांख्यिकी विभाग ने इसे सीधे मुझे सौंप दिया। ये कहते हुए उसकी आंखें झांग ये की दिशा में फिर से बह गईं। नेता की टिप्पणी मदद नहीं कर सका, लेकिन हर किसी की जिज्ञासा को हलचल अच्छी तरह से। क्या रेटिंग के साथ कुछ गलत था? हर कोई थोड़ा सा काम बंद करो, मैं रैंकिंग की घोषणा करूंगा। यह साहित्य चैनल का दैनिक संबंध था। झाओ गोजो लगभग असफल होने के बिना पिछले दिन के लिए रैंकिंग की घोषणा करेंगे, ताकि हर किसी पर दबाव लागू किया जा सके। उच्च श्रोताओं के साथ शीर्ष रैंक वाले स्टार सेगमेंट में उच्च विज्ञापन शुल्क और उच्च बोनस थे। नीचे दिए गए खंडों में कटौती के जोखिम का सामना किया गया, जैसे टिया बिन के होस्टेड सेगमेंट देर रात की भूत कहानियां, पिछले उपन्यास आधी रात के भूत। बीच में कई हिस्से थे जिन्हें संपादित किया गया था और अंत में सीधे प्रसारित किया गया था। सब कुछ श्रोताओं की कमी के कारण कुल 10 एपिसोड हटा दिए गए थे। कोई विकल्प नहीं था। स्टेशन ने हमेशा 1 AM के बाद दिन के कार्यक्रमों को दोहराया, जिसका अर्थ है कि देर रात की भूत कहानियां दिन का आखिरी कार्यक्रम था। इस कारण के कारण श्रोता संख्या पहले ही सीमित थी। रात में देर से रेडियो को कितने लोग सुनना चाहते हैं? सेगमेंट जो रात में बहुत देर से दिखाई दिए, इस तरह कभी भी उन क्षेत्रों से तुलना करने का मौका नहीं मिलेगा जिन्हें 7 और 8 PM के स्वर्ण घंटे के बीच प्रसारित किया गया था। सुनने वाले लोगों की मात्रा भी उस परिणाम तक पहुंच सकती है जो 10 गुना का अंतर था। सप्ताहांत सहित साहित्य चैनल में कुल मिलाकर 20 सेगमेंट थोड़ा सा था। देर रात की भूत कहानियां हमेशा लगभग 20वें स्थान पर थी, जिसका मतलब था कि यदि आप पीठ से गिनते थे तो ये पहले या दूसरा था। यहां तक कि एक बिजली की हड़ताल भी इसे स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं होगी। यह नहीं था कि सेगमेंट खराब था, उनके पास सभी साहित्य चैनल के खंडों के बीच सबसे वफादार श्रोता थे। ये सब बेहद सीमित दर्शकों के आधार और देर रात के समय तक उबला हुआ है, तो शीर्ष स्थानों के बीच एक जगह के लिए ये कभी कैसे लड़ सकता है? ये निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय मजाक होगा। झांग तुम उत्सुकता से आशा के साथ देखा, लेकिन बिना किसी महत्वाकांक्षा के। जब तक यह आखिरी जगह नहीं था, तब तक वह परिणाम के साथ ठीक हो जाएगा। झाओ गोजो ने घोषणा की, पहली जगह दुनिया के बारे में बात करें। यह वांग जियाओमी का सेगमेंट था। वह और उसकी टीम आश्चर्यचकित नहीं थी। कई सालों ने वांग जियाओमी के सेगमेंट के साथ पारित किया था, हमेशा एक बार अपनी जगह खोने के बिना शीर्ष पर रैंक किया जा रहा था। न केवल अपने स्टेशन के साहित्य चैनल पर प्राप्त रेटिंग की राशि बीजिंग रेडियो स्टेशन के रेडियो चैनलों के बीच सबसे ज्यादा थी। इसमें एक प्राइम टाइम स्लॉट और एक सुंदर महिला मेजबान था, इसलिए यातायात और समाचार चैनलों के अलावा उसका सेगमेंट हमेशा अन्य सभी खंडों से बाहर हो गया था। दूसरा स्थान। झाओ गोजो सूची से पढ़ें। मनोरंजन दैनिक साहित्य चैनल, जिसमें मनोरंजन सकल के समाचार शामिल थे, को अपने दर्शकों के आधार के संदर्भ में समाचार चैनल से तुलना नहीं की जा सकी, लेकिन उनके पास अपने स्वयं के निश्चित दर्शक आधार भी थे। ये खंड दूसरे स्थान के लिए एक मानक स्थिरता भी था। यह तीसरे स्थान को प्रकट करने का समय था, लेकिन झाओ गोजो लंबे समय तक वापस आयोजित किया गया जैसे वह रेटिंग ग्राफ को पढ़ रहा था। ओल्ड झाओ, उन प्रबंधकों में से एक जो उसके करीब थे, ने संदिग्ध रूप से कहा। तीसरी जगह। तीसरे स्थान पर झाओ गोजो अपने रोके गए राज्य में बने रहे। अपने स्वर को खींचकर उन्होंने आखिरकार कहा, तीसरा स्थान है। देर रात की भूत कहानियां। क्या देर रात की भूत कहानियां तीसरे स्थान पर थी? यह सुनकर टिया बिन अंदर से बाहर निकल गए। वह अभी भी सोच रहा था कि क्या झांग तुम आखिरी जगह में होने की परंपरा को ले जा सकते थे, लेकिन किसी भी तरह के परिणाम ऐसे थे। क्या आंकड़े गलत तरीके से संकलित किए गए थे? यह होना चाहिए एक संकलन त्रुटि। वह अपने सेगमेंट को यहाँ किसी का सबसे अच्छा जानता था। टिया बिन सोच रहे थे, यह लोकप्रिय कार्यक्रम कैसे हो सकता है जो इसकी मृत्यु पर था इतनी उच्च श्रद्धिशियों को प्राप्त करे। ली एसआई अपनी दूरी की आंखों से बाहर निकल रहा था। झांग तुमने इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं की थी और इससे चौंका दिया गया था। किसी और का उल्लेख नहीं है, पूरा कार्यालय अस्थायी रूप से सदमे में था। कोई भी अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकता। देर रात की भूत कहानियां तीसरे स्थान पर थी। यह एक मजाक नहीं है ना? यह खंड हमेशा साहित्य चैनल में अंतिम या दूसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, क्योंकि यह एक नई कहानी के लिए पहला प्रसारण था और प्रचार पहले से कहीं अधिक थे, तार्किक रूप से श्रोता बहुत बढ़ेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि श्रोता हमेशा उत्सुक होंगे और एक नई कहानी हमेशा उन्हें आकर्षित करने के लिए आकर्षित करेगी कि कौन सी कहानी प्रसारित की जाएगी। यदि यह कोई अच्छा था तो वे सुनना जारी रखेंगे, अन्यथा वे नहीं करेंगे। इसके बाद श्रोताओं को स्थिर संख्या पर बसने से पहले संख्या में घट जाएगा। लेकिन यहां तक कि यदि एक नई कहानी रेटिंग में वृद्धि कर सकती है तो यह अतिशयोक्ति का बहुत अधिक था। सीधे तीसरे स्थान पर, यहां तक कि 5 PM से भी बेहतर कर रहा है। और रात के 9 बजे
खंडों। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रचार द्वारा खींचे गए सभी श्रोताओं ने देर रात की भूत कहानियों की शुरुआत में सुनने के बाद चैनलों को कभी नहीं बदला या कभी नहीं बदला। लगभग सभी को इस कहानी से बरकरार रखा गया था। इस कारण की रेटिंग के औसत को इतनी अधिक खींचने की अनुमति दी गई। यहां तक कि वांग जियाओमी, जो सबसे अच्छी रेटिंग के साथ मेजबान था, ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। यहां तक कि उसका सेगमेंट अपने सभी श्रोताओं को बनाए नहीं रख सका। यदि वे प्रोग्राम उबाऊ पाए जाते हैं तो कौन से चैनल स्विच नहीं करता है। यही कारण है कि तब भी जब सेगमेंट की शुरुआत में श्रद्धांजलि रेटिंग अधिक थी, तब भी यह धीरे धीरे सेगमेंट के आखिरी आधे घंटे की ओर बढ़ेगी और इस तरह औसत रेटिंग कम से कम आधा नीचे जाएगी। लेकिन देर रात की भूत कहानियां के साथ क्या है? औसत श्रोता बहुत डरावना था। तत्काल हर किसी ने झांक तुम अलग तरह से देखा। एक रूकी जो अभी आए थे, एक उपन्यास भूत प्रकाश को उड़ा देता है कि किसी ने कभी नहीं सुना था। इनके पास देर रात सेगमेंट को रेटिंग में तीसरे स्थान पर सुरक्षित किया गया था। पवित्र तारांकन 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 आप दबाव पर होना चाहिए। अध्याय 14। देर रात सेगमेंट वास्तव में लोकप्रिय हो गया है। वे रेटिंग के लिए शीर्ष 3 है। झाओ गोजो बहुत खुश था। उन्होंने प्रशंसा की, मैं अब देर रात की भूत कहानियों, विशेष रूप से छोटे झांक के लिए टीम की सराहना करना चाहूंगा। अपने पहले प्रसारण के लिए शीर्ष 3 में रखने के लिए देर रात सेगमेंट के लिए यह अभूतपूर्व है और रिकॉर्ड पुस्तकों में प्रवेश किया जाना चाहिए। मैंने श्रद्धांजलि रेटिंग ग्राफ को देखा है और पूरे कार्यक्रम में ऊपरी और निचली रेटिंग के बीच कोई अंतर नहीं है। आधी रात से शुरू ये हमेशा एक उच्च पर था और यह श्रद्धालुओं को साजिश के बारे में पुष्टि करता है। और देर रात की भूत कहानियों के विस्फोट के कारण इस चैनल की समग्र रेटिंग भी बढ़ी। आइए लिटिल झांक के लिए प्रशंसा का एक दौर है और इच्छा है कि वह कड़ी मेहनत करता रहेंगे। बीबीए सभी ने प्रशंसा के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन टिया बिन नहीं चले। वो सच स्वीकार नहीं कर सका। झांक, तुमने प्रशंसा में अपने हाथों को झुका दिया। ये नेता की मदद और हर किसी के समर्थन के लिए धन्यवाद। यह मेरे लिए अकेले नहीं था। दुनिया के बारे में बात करें, श्रोता 3.17%। मनोरंजन दैनिक श्रोता 2.29%। देर रात की भूत कहानियां श्रोता 0.98%। हंसी दिल्ली श्रोता 0.92%। पीपल्स ब्रॉडकास्ट स्टेशन समाचार हाइलाइट्स संबद्ध प्रसारण श्रोता 0.89%। छठा स्थान। 7वीं जगह। रेटिंग में बहुत कम अंतर था। इस बार अंतिम स्थान में सेगमेंट पुरानी और युवा कहानी क्लब था, जो 0.27% के श्रोताओं के साथ देर रात की भूत कहानियां की अंतिम स्थान की स्थिति ले रहा था। झाओ गोजो के बाद घोषणा समाप्त होने के बाद उन्होंने पिछले दिन के परिणामों को सारांशित किया कि हर कोई अपने काम पर लौटने से पहले झांक तुम वापस बैठे और खुद को व्यस्त हो गया। सतह पर वह शांत था, लेकिन अंदर वो उत्तेजना के साथ फट रहा था। यदि कोई भी आसपास नहीं था तो वह तब तक मुस्कुराएगा जब तक उसका मुंह टेढ़े नहीं गया। केवल बाद में डूबने के बाद वह शांत हो गया और कार्यक्रम की लोकप्रियता के कारणों का विश्लेषण किया। बाजार और पर्यावरणीय कारकों के कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए था। इस दुनिया के भूत की कहानियां और अलौकिक उपन्यास अभी भी अपने बचपन के चरणों में थे, इसलिए कई अच्छे काम नहीं हुए हैं। फिर भी जिन लोगों को 4 या 5 उपन्यासों के आसपास अच्छा माना जा सकता है, झांग ये के विचार में इन शीर्ष उपन्यासों को केवल इतना माना जाएगा, इसलिए बाजार अभी भी अधिक के लिए भूख लगी है। अब झांग, तुमने उन्हें कब्र लूटने के बारे में नवीनता से भरी एक कहानी ला दी थी, एक ऐसी कहानी जो पहले से ही परीक्षण और अच्छी तरह से प्राप्त की गई थी। कुंजी ये थी कि इस कहानी को पहली बार रेडियो पर रिलीज किया जा रहा था। यह एक मूल कहानी थी जो बाजार में कहीं और उपलब्ध नहीं थी और इसलिए ये किसी की कल्पना में नहीं था कि यह ऐसे महान परिणाम प्राप्त करेगा। उस दोपहर रिकॉर्डिंग अनुसूची की पुष्टि की गई थी। शिक्षक झांग ने आज रात के कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग करने का समय दिया। मादा सहायक जियाओ वैंग एक पर्ची पकड़ते हुए झांग ये की तलाश में आया। आपके पास 10 बजे से कमरा 7 है। सुबह 11:30 बजे तक 11:40 बजे से बाद में किसी भी समय नहीं जाना, क्योंकि उसके बाद एक और रिकॉर्डिंग है। खैर, दोपहर में कमरे 8 में बहुत सारे स्लॉट हैं। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो मैं आपके लिए समय बुक करूंगा। हम सबसे अधिक 3 घंटे बुक कर सकते हैं। झांग, तुमने माना, ठीक है, तो परेशानी के लिए धन्यवाद। हालांकि इसे लंबे समय तक बुक करें। मैं आज तक 3 प्रसारण रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। बेशक बाद में समय पर घूमने के बजाय अच्छे स्वास्थ्य और आत्माओं में पहले से कुछ प्रसारण तैयार करना अच्छा होगा। इसके अलावा काम की इस पंक्ति में एक अच्छी स्थिति में किसी की आवाज होना जरूरी था। अगर उसने ठंड पकड़ी तो यह निश्चित रूप से प्रसारण की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा, इसलिए तैयार होना बेहतर था। यकीन है, जियाओ वैंग ने झपक लिया। फिर क्या मुझे आपकी पांडुलिपियों को तैयार करने में मदद करनी चाहिए? झांग, तुमने अपने हाथों को लहराया। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास कोई पांडुलिपियां नहीं है। चलो सीधे रिकॉर्डिंग पर जाएं। कोई पांडुलिपियां नहीं। जियाओ वैंग मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे सराहना करते हुए देखो। यहां तक कि जो लोग सुना है वे भी प्रभावित हुए।
नव आरेख शिक्षक झांग के संयोजन कौशल को अनदेखा करते हुए बस उनकी स्क्रिप्ट पढ़ने का कौशल बीजिंग रेडियो स्टेशन में एक तरह का था। यहां तक कि उन कार्यक्रमों के लिए भी जिन्होंने साक्षात्कार की तरह सहजता की मांग की, मेजबान को अभी भी एक गाइड के लिए किसी प्रकार की एक स्क्रिप्ट की आवश्यकता होगी। कहानी कहने जैसे कार्यक्रम का उल्लेख न करें। टिया बिन ने ईर्ष्यापूर्ण रोष के साथ देखा। देखो कैसे हर कोई व्यवहार कर रहा है। यह पहले प्रसारण के लिए सिर्फ एक अच्छा परिणाम है और इसकी अपेक्षा की जा रही है। मुझे विश्वास नहीं है कि अगले कुछ प्रसारण ऐसी उच्च रेटिंग लाएंगे। स्टेशन इतनी दृढ़ता से इसे बढ़ावा दे रहा था, इसलिए निश्चित रूप से पहले प्रसारण को अत्यधिक रेट किया जाएगा। टिया बिन ने पिछले साल एक उपन्यास के लिए एक प्रसारण किया था और प्रसारण के पहले दिन उन्हें 9वां स्थान मिला था। लेकिन अगले कुछ प्रसारण रेटिंग दिन तक तेजी से गिर गई। अंत में यह हमेशा की तरह आखिरी जगह बन गया। देर रात सेगमेंट में कार्यक्रमों का कानून है और किसी ने कभी भी इस अभिशाप के पंजे से बचने में कामयाब नहीं किया है। रुको और देखें कि कल और दिन के बाद क्या होता है। जब ऐसा होता है तो मैं आपको रोऊंगा। टिया बिन पहले से ही अपने फैसले पर भरोसा कर रहे थे। अन्य साहित्य चैनल सहयोगियों, यहां तक कि झाओ गोजो भी इसी तरह के विचार थे। भाग्य शायद अपनी पहली प्रसारण रेटिंग के लिए एक हिस्सा खेला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक देर रात सेगमेंट था, एक मध्यरात्रि खंड। वास्तव में इस समय में सबसे कम दर्शक संख्या थी, इसलिए तीसरे स्थान पर लेने की क्षमता निश्चित रूप से खो जाएगी। 10वें स्थान पर फिसलने के लिए यह भी सामान्य होगा। हालांकि जिस तरह से स्थिति में प्रगति हुई, हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। भूत को प्रकाश बाहर निकलता है कि दूसरे एपिसोड के लिए श्रोता में थोड़ी सी गिरावट आई थी। आखिरकार यहां तक कि सबसे अच्छी चीजें भी हर किसी के द्वारा अच्छी तरह से पसंद नहीं की जाएंगी। अगर ऐसे लोग थे जो इसे पसंद करते थे, तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसे नापसंद किया था। इसे मजबूर नहीं किया जा सका। श्रोताओं के बाद जिन्होंने पहले एपिसोड की श्रोता रेटिंग में योगदान दिया, परिणाम पूरे चैनल के लिए सेगमेंट में 6ठे स्थान पर गिर गए। हालांकि भूत ने प्रकाश को बाहर निकाला कि तीसरे एपिसोड के तुरंत बाद यह एक और विस्फोटक सफलता में उभरा। यह एक बार फिर पूरे चैनल में तीसरे स्थान पर लौट आया। बहुत स्पष्ट रूप से, हालांकि श्रोताओं का एक छोटा सा अंश छोड़ा गया था, श्रोताओं का एक बड़ा समूह धीरे धीरे उन्हें बदलने के लिए आया था। झाग ये की गहरी आवाज रेडियो से बहती है। लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग एक पिरामिड टावर बनाने के लिए किया जाता था जो ऊपर जमीन पर खड़ा था। टावर के ऊपर लाल चमकदार सितार थे और देखने के लिए कमजोर रोशनी का उपयोग करके लकड़ी के टावर की नींव सीमेंट से बने लगभग 200 मीटर चौड़ी थी। 1000 वर्षीय देवदार लकड़ी का उपयोग टावर के शरीर को बनाने के लिए किया गया था और इसमें कुल 9 मंजिल थे। प्रत्येक मंजिल सूखे कंकाल से भरा था, जो अजीब प्राचीन वेशभूषा के सभी प्रकार पहने हुए थे। सभी उम्र और लिंग के लोग थे। लकड़ी के प्रत्येक टुकड़े को तिब्बती दौड़ के साथ उत्कीर्ण किया गया था। क्या यह एक मकबरा है? कौन इस आकार के भूमिगत एक मकबरे का निर्माण कर सकता था? बीजिंग शहर में कई श्रोताओं ने अपने रेडियो के पास सुनते समय एक गंदे ठंडा महसूस किया। झाग ये संदेश और टिप्पणियों के लिए इंटरनेट की जांच करते समय भी घर पर अपने स्वयं के कार्यक्रम को सुन रहा था, इसे पूरी तरह से आनंद ले रहा था। मैं समाप्त हो गया हूँ। मैं सो नहीं पाऊंगा फिर से आज रात। मैं भी। ये हिस्सा बहुत रोमांचक है। क्या आप हमें क्लिफहैंगर के साथ नहीं छोड़ सकते हैं? आज यहाँ क्यों समाप्त हुआ? थोड़ी और अधिक के लिए दृढ़ता से अनुरोध। मैं आसानी से सो नहीं पाऊंगा। श्रोताओं की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक थी। पोस्टर में पुराने, युवा, दोनों पुरुष और मादा शामिल थे। ये लगभग सभी उम्र को कवर किया। कार्यक्रम समाप्त होने के लगभग 10 मिनट बाद झांग तुमने अपने वेबो एक बिगविक खाते की टिप्पणी पर ध्यान दिया। सत्यापित खाता एक प्रसिद्ध सेंट्रल टीवी निर्माता हुफी, जिनके पास 600,000 से अधिक प्रशंसकों का पालन किया गया था। उन्होंने पोस्ट किया, कल स्टेशन के एक निदेशक ने मुझे देर रात के रेडियो कार्यक्रम की सिफारिश की, जिससे देर रात की भूत कहानियां कहा। मुझे बताया कि उपन्यास पढ़ा जा रहा है। वास्तव में कमाल था। सबसे पहले मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ और एक संदिग्ध रवैये के साथ मैंने 5 एपिसोड प्रसारण सुनी। लेकिन अंत में मैं वास्तव में प्रभावित था। मुझे प्रसन्नता हुई क्योंकि मैंने कई अलौकिक उपन्यास पढ़े हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे आश्चर्यचकित नहीं कर रहा था। देश को ऐसे महान कार्यों की अधिक आवश्यकता है। पोस्ट के नीचे कई प्रशंसकों ने इसे फिर से प्रकाशित करने के लिए पहुंचे। देर रात की भूत कहानियां, इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या यह अच्छा है? अगर शिक्षक हु कहता है कि वह प्रभावित है, तो ये बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, यहाँ तक कि शिक्षक हु भी इसकी सिफारिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि हर किसी की सौंदर्य शैली समान है। मैंने पहले एपिसोड से भूत उड़ा सुनना शुरू कर दिया और खुद की मदद नहीं कर सकता। इसे देखकर झांग तुम अच्छे महसूस किया। यह सबसे बड़ी पुष्टि थी जिसे वह प्राप्त कर सकता था। अगले दिन पिछले कुछ दिनों से देर रात की भूत कहानियां की रेटिंग जारी की गई थी। पहला एपिसोड 0.98%, दूसरा एपिसोड 0.69%, तीसरा एपिसोड 1.01%, चौथा एपिसोड 1.14%, पांचवा एपिसोड
1.27%। लगभग एक हफ्ते के प्रसारण के बाद भले ही झांग ये का कार्यक्रम अभी भी शीर्ष 3 में था, यह अभी भी दूसरे स्थान पर मनोरंजन दैनिक से बहुत रोना था। जल्द ही किसी भी समय दूसरी जगह लेने की संभावना नहीं थी, लेकिन ये पहले से ही तीसरे स्थान पर खुद को जड़े कर चुकी थी, क्योंकि यह चौथे स्थान पर आराम से था। इसके अलावा रेटिंग दिन तक इतनी कम बढ़ रही थी, जिसका अर्थ है कि सुधार के लिए अभी भी बहुत अधिक संभावनाएं थी। रेटिंग परिणामों की रिहाई पर टिया बिन समेत कई संदेहियों को बंद कर दिया गया था। एक चमत्कार बनाया गया था। देर रात की भूत कहानियों की सफलता ने इसे कई लोगों के लिए असहनीय बना दिया। सहकर्मियों ने आश्चर्य और प्रशंसा व्यक्त की। एक अप्रत्याशित प्रतियोगी के रूप में इस देर रात सेगमेंट का उदय बहुत अचानक था। यहां तक कि यातायात, संगीत और समाचार चैनल झांग तुम जानते थे। इस तरह ये स्टेशन में था, क्या रहस्य एक रहस्य बना सकता है। अरे आहली ओल्ड मिंग, क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि एक भयानक व्यक्ति आपके साहित्य चैनल में आया था। उन्होंने देर रात के कार्यक्रम की श्रद्धांजलि रेटिंग तीसरे स्थान पर धक्का दिया। ये प्राइम टाइम प्रोग्राम की रेटिंग के साथ पकड़ रहा है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने सुना नहीं है कि भूत ने प्रकाश को उड़ा दिया अभी तक, है ना? यदि आप इसे सुनते हैं तो आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे। ये वास्तव में काम का एक अच्छा टुकड़ा है और उसने अलौकिक उपन्यासों के लिए मकबरे लूटने की शैली को खोला है। ये संस्थापक है। आप इसे नहीं जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से श्रोताओं द्वारा भेजे गए अक्षरों की मात्रा हर रोज पागल है। एक दिन में कम से कम 100 पत्र होंगे। वास्तव में तो मुझे वास्तव में इसे एक सुनना चाहिए। झांग तुम गुजर रहे थे जब उसने दोनों के बीच चर्चा सुनी। खुशी के मामूली झुकाव के साथ वह अब समझ गया कि उसने स्टेशन में अपनी खड़े हो गई है। देर रात की भूत कहानियां साहित्य चैनल का एक सितारा कार्यक्रम बन गई थी और श्रोताओं को योगदान देने के लिए एक रेडियो मेजबान के रूप में झांग ये का स्थान भी बढ़ेगा। अध्याय 15, एक खजाना छाती फिर से खोलना। सप्ताह के अंत में जैमिन किराए के कमरे के अंदर ये झांग तुम का दिन था। देर रात की भूत कहानियां एक नॉनस्टॉप साप्ताहिक कार्यक्रम थी। चूंकि शनिवार और रविवार सेगमेंट पहले से ही रिकॉर्ड किए गए थे और महिला सहायक ज़्याओवैंग को प्रसारित करने के लिए छोड़ दिए गए थे, झांग आप घर पर रहने और आलसी होने का जोखिम उठा सकते थे। वह 10 बजे उठ गया और बिस्तर से बाहर निकलने से पहले अपने शरीर को फैलाया। उन्होंने जो पहली बात की थी वह इन पिछले 5 दिनों के लिए अपनी उपलब्धियों की जांच के लिए वर्चुअल गेम स्क्रीन लाने के लिए थी। उनकी प्रतिष्ठा अंक 110,000 पर थे। पहले प्रसारण के अलावा जो 10,000 से अधिक की प्रतिष्ठा बढ़ी, और दूसरा प्रसारण जिसने कुल प्रसारण शेष ब्रॉडकास्ट को एक दिन में 20,000 से अधिक प्रतिष्ठा अंक जोड़ा। अपनी प्रतिष्ठा को इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, झांग तुम अधिक प्रसन्न नहीं हो सका। एक बार फिर लॉटरी में आकर्षित करने के लिए पर्याप्त अंक थे। बिना किसी हिचकिचाहट के झांग तुमने लॉटरी खोलने के लिए 100,000 प्रतिष्ठा अंक बिताए। इस बार मैं एक विशेष श्रेणी की इच्छा नहीं कर रहा हूं। मुझे एक कौशल या आंकड़े श्रेणी देना होगा। मैंने इसे पहले ही 2 बार खेला है, लेकिन अभी भी नहीं देखा है कि अन्य श्रेणियों में क्या है। उस पर टैपिंग सुई चलना शुरू हो गया। आंकड़े श्रेणी, विशेष श्रेणी, कौशल श्रेणी। सुई धीमी हो गई और लगातार कई अन्य क्षेत्रों में चले गए। जैसे ही यह कौशल श्रेणी पर रुकने वाला था, एक मामूली झटका ने इसे आगे बढ़ाया। यह नहीं था, बस थोड़ा सा याद किया। ठीक है, यह अभी भी एक खपत श्रेणी है। झांग ने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि उसने खजाने की छाती छोटे के ढक्कन को खोला। छाती के अंदर एक छोटे लकड़ी के स्टॉपर के साथ एक स्पष्ट बोतल थी। अदृश्यता औषधि चुपके मोड इसे पीने के बाद सक्रिय होता है। 5 मिनट तक रहता है। खेल की रिंग के आइटम के परिचय को देखते हुए झांग ने औषधि की बोतल को अपनी अंगूठी में रखा, जैसे कि यह कुछ ऐसा था जो कोई फर्क नहीं पड़ता। सूची एक स्थानिक भंडारण बैग की तरह थी। जिस आइटम के लिए उसने खींचा था वह स्पष्ट रूप से बहुत खुश नहीं था। इसके लिए क्या उपयोग है? महिलाओं के कमरे में झांकने के लिए। हास्यास्पद मत बनो। झांग तुम हमेशा एक सज्जन रहे थे। वह ऐसी गंदा चीजें नहीं करेगा। उसने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। इसके अलावा समय सीमा केवल 5 मिनट थी। यह एक बात देखने के लिए पर्याप्त नहीं था। बाहर एक उत्तेजना से लगता है सुना जा सकता है। धोने के बाद झांग तुमने एक नजर लेने के लिए दरवाजा खोला। किराएदारों का एक गुच्छा हॉलवे में चारों ओर भीड़ कर रहा था। लैंडलॉर्ड चाची, कमरे पहले से ही महंगे हैं, फिर भी आप किराए पर लेना चाहते हैं। एक विश्वविद्यालय के छात्र ने गुस्से में कहा। हाँ, तुम हमें मार रहे हो। ये शोषण है। एक सफेद कॉलर महिला चिल्लाया। बीच में खड़े राव एटन के पास एक चेहरा था जो भावनात्मक दलीलों की परवाह नहीं करता था। उसने अपनी आंखों को झुका दिया और उन सभी का सामना किया। घर अभी इतने महंगे हैं। हर कोई अपनी कीमतों में वृद्धि कर रहा है। क्या आपको लगता है कि मैं एक धर्मार्थ संगठन हूं? यदि आप नहीं रहना चाहते हैं तो ऐसे कुछ भी हैं जो चाहते हैं। HMH सोचने के लिए कि आप मेरे साथ बहस करने की हिम्मत करते हैं। आप छोटे जाओ जब आपने लोगों को पैसे दिए और वे आपकी तलाश में आए, जिसने आपको पैसे देने के लिए पैसे उधार दिया।
और आप छोटे जू, जब आपके पास अपने स्कूल की फीस के लिए पर्याप्त नहीं था, जिसने आपकी मदद की। विश्वविद्यालय के छात्र का गुस्सा अचानक कम हो गया। धीरे से बोलते हुए उन्होंने कहा, क्या मैंने इसे पहले से ही वापस नहीं लौटाया? राव एटन अपनी खूबसूरत आंखों से घूर रहा है। वापस भुगतान किया गया और यह है। क्या आप सब मेरे लिए किए गए अच्छे को भूल गए हैं? आप इंग्रेट्स। यदि आप नहीं रह रहे हैं, स्क्रैम। उनमें से कई बोलना बंद कर दिया, धीरे धीरे अपने कमरे में वापस जा रहा था। दूसरों, जिन्हें राव एआईटीआईएन की मदद से लाभ नहीं पहुंचा था, ने वृद्धि का विरोध जारी रखा, लेकिन उनके कमरों में वापस आ गए। उसका मुंह दुष्ट था। कोई भी साधारण व्यक्ति कभी भी उसके खिलाफ एक तर्क जीतने में सक्षम नहीं होगा। हर किसी ने फैलाव के बाद राव एआईटीआईएन ने झांग ये देखा। अरे लिटिल झांग, यहाँ पर जाओ। झांग, तुम छिपाना चाहते थे, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। भयानक रूप से वह उसके स्थान पर उसका पीछा किया। दरवाजे बंद होने के बाद राव एटन ने अपने चप्पल कॉफी टेबल में पैर पहनने वाले पैर खींचे, जहां एक कम वितरण सांस्कृतिक समाचार पत्र रखा गया। उसने इसे एक पृष्ठ के लिए खुला रखा। मैंने गलती से इसे आज सुबह खरीदे गए कागजात में देखा। बुरा नहीं बच्चे, आप कागजात में उल्लेख किया गया था। उसने कागजात को हिलाकर रख दिया और अजीब तरीके से बात की। हाल ही में बीजिंग रेडियो स्टेशन के साहित्य चैनल की लेट नाइट घोस्ट कहानियों ने भूत उड़ा प्रकाश नामक एक कहानी प्रसारित की। इसने देर रात सेगमेंट की रेटिंग में कुछ अच्छा ध्यान आकर्षित किया और यहां तक कि बड़ी सफलता प्राप्त की। इसने अलौकिक उपन्यासों के लिए भौतिक और वेब प्रकाशनों की स्थिति को भी तोड़ दिया है। इस संवाददाता के अनुसार ये कहानी सेगमेंट के डीजे झांग ये का एक मूल काम है, इसलिए इस कार्यक्रम की सफलता को दोहराया नहीं जा सकता है। यह पहली बार झांग ने महसूस किया कि वह कागजात में था, क्योंकि वह आगे बढ़े। मुझे ये देखने दो। हालांकि इस समाचार पत्र का वितरण बहुत व्यापक नहीं है और थोड़ा सा पक्षपातपूर्ण है, फिर भी यह बुरा नहीं है। रेडियो स्टेशन में प्रवेश करने के बाद आपके पास ऐसे परिणाम थे। एक बार उस पर हमला करने के बाद राव एटन अपने पैरों के साथ बैठे और जल्दी से विषय को बदल दिया। आप किराए का भुगतान कब कर रहे हैं? यदि आप भुगतान नहीं कर सकते हैं तो घर के काम करके ऋण को साफ करें। यह घर को फिर से साफ करने के बारे में है। एक किताब फ्लिप करने से उसका रवैया तेजी से फिसल गया। झांग, तुमने अपने होठों को तोड़ दिया। लैंडलरी चाची, देखो, मैं पहले से ही कागजात में हूं और स्थिति और प्रशंसकों के साथ एक व्यक्ति हूं। क्या मैं कर सकता हूं? राव एआईटीआईएन ने उसे खत्म करने का इंतजार नहीं किया। आपके पास क्या स्थिति है? आपकी एकमात्र स्थिति अब देनदार है। झांग, तुम सौदा। मैं आपके लिए घर के काम कर सकता हूं, लेकिन आपको मुझे दोपहर का भोजन और रात का खाना प्रदान करने की आवश्यकता है। वह तुरंत नूडल्स को बर्दाश्त करने में असमर्थ था। राव एटन ने उस पर लेर कर दिया। आपने एक शर्त भी दी। झांग, तुम रंबल्ड, मैंने दोपहर का भोजन भी नहीं किया है। मैं काम नहीं कर सकता अगर मैं नहीं खाता। राव लक्ष्य स्पष्ट रूप से अनिच्छुक था, क्योंकि उसने रसोई में प्रवेश करने से पहले उसके मुंह को घुमाया था। बाद में उसने एक प्लास्टिक बैग को अंदर बंस के साथ फेंक दिया। केवल यह है, मैंने इसे सुबह में खरीदा। झांग, तुम समारोह पर खड़े नहीं थे। उसने उन्हें वहीं को वहीं घुमाया और फिर इसे गर्म किए बिना भी। राव एटन ने कहा, आप केवल खाने के बारे में जानते हैं। क्या आपने अपने पिछले जीवन में नहीं खाया? हालांकि मैं आपको बताता हूं कि बंस खाने से मार सकते हैं। झांग, तुमने एक आंख की झपकी में 2 बंस खाना समाप्त कर दिया था, क्योंकि वह लगभग दबाया जाता था। बंस खाने से मार सकते हैं। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? यहाँ एक निवासी था जो पिछले साल मरने के कारण मर गया था। कौन नहीं जानता? राव एटन ने याद किया। वास्तव में एक व्यक्ति था जो पिछले साल मर गया था। यद्यपि झांग, तुम वापस यहाँ नहीं थे, फिर भी उसने आगे बढ़ने के बाद इसके बारे में सुना था। उन्हें तुरंत अपने विच से डर दिया गया था। अपनी पिछली दुनिया में उन्होंने सुदान लाल जी, गटर तेल और मेलामाइन के बारे में सुना था, जो खाद्य स्वच्छता के लिए बड़ी समस्याएं थी। झांग, तुम पहले से ही भयभीत थे, और अब यह सुनकर कि उसके पास किसी के पास बंस खाने की मृत्यु हो गई थी, उसका चेहरा सफेद हो गया, क्योंकि उसने अपने जीवन को बहुत सराहना की थी। उन्होंने उन बंस को उल्टी करने की कोशिश की कि उसने अभी खाया था, लेकिन ऐसा करने में असफल रहा। जैसे ही उसने महसूस किया कि वह इसे आगे सहन नहीं कर सका, उसने जल्दी से पूछा, वह व्यक्ति कैसे मर गया? क्या यह भयानक था? राव एटन ने अपने पैरों से धूल को घुमाया और चिल्लाया, यह भयानक, इतना भयानक था। उस दिन वह बंस खरीदने के लिए बाहर जाने के बाद वह एक बड़े ट्रक से उसे मार रहा था। वह एक टकराव से मर गया। झांग, तुम लगभग बेहोश हो गए। फिर जो बंस खाने के साथ ऐसा करने के लिए क्या है? मैंने यह नहीं कहा कि कोई संबंध था। राव लक्ष्य सिलाई में था, स्पष्ट रूप से। झांग, तुम छेड़ा। झांग, तुम। राव एटन अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने झांग ई को सिर में स्मोक किया। ठीक है बच्चा। खाने के बाद जगह को जल्दी से साफ कर दिया। इसके अलावा मेरे लिए बाथटब भरें। मैं स्नान करना चाहता हूँ। उसकी मुस्कुराहट फूलों की तरह थी और उसकी अभिव्यक्ति उमस भरी हुई थी।
यद्यपि राव लक्ष्य ने झांग यी को अक्सर छेड़छाड़ की और उसके पास एक बुरा गुस्सा था, बूढ़ा था, लगातार मूड स्विंग था, दूसरों के लिए ठंडा था, इस तरह से पैसे की तरह वह जीवन था और उसके शब्दों के साथ बहुत जहरीला था, फिर भी वह बहुत सुंदर थी। झांग ये के सपनों में वह भी शादी करने की कामना करता था और उसकी पत्नी के रूप में ऐसी सुंदर महिला होती है। हाय, लेकिन आगे के विचार पर यह काफी बेकार था। तो क्या होगा अगर आप एक सुंदर पत्नी थी, उसे इतने लंबे समय तक देखने के बाद और उसकी आदत हो रही है, ये सब एक ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सुंदर लग रही थी या नहीं। क्या आप ऐसा नहीं मानते? आइए एक उदाहरण दें। प्यार के लिए मरने के बिंदु से शादी से पहले उसकी पत्नी को सुंदर क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन 7 सालों तक शादी करने के बाद यदि आप दिन में 1 मिनट से अधिक समय तक अपनी पत्नी की आंखों को देखना चाहते थे, तो आपको अपने विवेक से मनाया जा सकता था और आपकी भावनाओं को फिर से शुरू कर दिया है। ओह, ज़ात में यदि आप क्रोधित हैं और चीजें कह रहे हैं, बुश तारानकंती, यहाँ तक कि 50 साल बाद या यहाँ तक कि 500 साल बाद मैं अभी भी अपनी पत्नी को फूल के रूप में सुंदर बनूंगा, जो देशों को कम कर सकता है और दुनिया की नंबर 1 सुंदरता है। खैर, तो मुझे भी पूछना नहीं है। आपकी पत्नी को इस पुस्तक को पढ़ने के बगल में होना चाहिए। अध्याय 16। दरवाजा खोला। राव का घर, दूसरी मंजिल, बाथरूम में स्नान का पानी किया जाता है। झांग तुम अंदर से चिल्लाया। लैंडलारी फोन पर लग रहा था और थोड़ी देर के बाद उसने जवाब दिया, मैं स्नान नहीं कर सकता, मुझे बाहर जाने की जरूरत है और केवल दोपहर में वापस आ जाएगा। आह, तुम क्या कर रहे हो? झांग तुमने पूछा। मैं आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। बिग सिस राव की आवाज कभी भी अनुकूल नहीं थी। मैं तुम्हारे लिए घर छोड़ दूंगा। इसे अच्छी तरह से साफ करें, विशेष रूप से उन खिड़कियों दक्षिण की ओर। मैं जा रहा हूं। आपके द्वारा छोड़ने के बाद दरवाजे को बंद करना याद रखें और मेरे आइटम को छुए नहीं। एक स्लैम के साथ पहली मंजिल पर दरवाजा बंद हो गया। घर में केवल झांग ये था। कुछ बार कचरा और शिकायत करने के बाद वह बेकार नहीं था और कड़ी मेहनत शुरू कर दिया। वह जानता था कि बिग सिस राव बाहर पर कठिन था, लेकिन अंदरूनी पर नर्म था। किराएदारों में से कई अपनी विषैली जीभ के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कई ने उससे मदद मिली थी। झांग ये उनमें से एक था। हर बार जब उसने खाया नहीं था, तो क्या ये बड़ा सिस राव नहीं था जिसने अपने भोजन को सुलझाया? इसलिए वह आभारी होना जानता था। चूंकि वह अपने घर को साफ करने के लिए सहमत हो गया था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से इतना ठीक किया। पूरे दिन कड़ी मेहनत के बाद झांग तुम कर चुके थे और पसीने में ढका था। यह पहले से ही दोपहर था, इसलिए उसने शेष 2 सब्जी भरने वाले बंस को पूरा किया। जैसा कि प्राचीन कहावत है, जब पेट भरा हुआ है तो मन नौकरों में से एक है। ये सही नहीं है। जैसा कि प्राचीन कहावत है, किसी के भोजन के बाद एक दोपहर का झपकी होनी चाहिए और एक अच्छी तरह से वकील प्राप्त करना चाहिए। झांग तुम प्राचीन कहानियों के खिलाफ जाने की योजना नहीं थी। हालांकि वह अपने शरीर के पसीने के साथ आराम नहीं कर सका। उन्होंने राव के घर में बुरा इरादों के साथ बाथटब को देखा। सभी झांग तुम अपने बाथरूम में एक शॉवर टैप था। यह काफी रोमांचकारी नहीं था, जबकि बिग सिस राव का बाथटब एक बड़ा बाथटब था। झांग तुमने बाथटब में स्नान की सनसनी का आनंद नहीं लिया था। इसके अलावा उसने इसे पहले गर्म पानी से भर दिया था, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना एक अपशिष्ट होगा। इसलिए राव एटन ने झांग को अपनी चीजों को छूने के लिए चेतावनी दी थी, यद्यपि झांग ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वह केवल दोपहर में वापस आ जाएगी। उसके घर में 2 बाथरूम थे और प्रश्न में बाथरूम राव एम के बेडरूम ऊपर की ओर था। बाथरूम बड़ा था और बाथटब बहुत चौड़ा था। पानी को छूना, झांग तुमने पाया कि यह अभी भी गर्म था। झांग तुमने दरवाजा बंद कर दिया और अपने कपड़े उतार दिया। उन्होंने अपने अंडरवियर और टी शर्ट को एक कपड़े की टोकरी में फेंक दिया जो वॉशिंग मशीन के बगल में था और बाथटब में रखी गई थी। सफेद पर्दे खींचने के बाद उसने आराम से राहत की सांस ली। जल्द ही उसने अपनी आंखों को अनैच्छिक रूप से बंद कर दिया क्योंकि यह एक चरम आनंद था। आधा घंटा, 1 घंटा, अनजाने में वह सो गया था। जब झांग तुमने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह पास के दरवाजे की झुकाव से जाग गया था। उन्होंने महसूस किया कि पानी का तापमान अब गर्म नहीं था। फू, ये लानत सूरज वास्तव में मुझे जल रहा है। खुद से बात करने वाली एक महिला की आवाज पर्दे से परे थी। कौन बात कर रहा था? लैंडलारी वापस आ गया था। झांग तुम तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका चेहरा हरा था। शतारानकंती, वह इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई है? क्या उसने नहीं कहा, हे आपका क्या मतलब है? वह इतनी अच्छी तरह से सोया था। झांग ये एक आतंक में था। उसने महसूस किया कि उसे लाल हाथ पकड़ा गया था और बेहद शर्मिंदा महसूस किया गया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अब क्या किया था, यह बेकार था। झांग तुमने अपना सिर झुकाया और उसकी गलती स्वीकार करने के बारे में सोचते हुए पर्दे के अंतर को देखा। हालांकि बस इस चोटी ने इसे और भी खराब कर दिया। झांग तुमने महसूस किया कि उसकी नाक गर्म हो जाती है। वह लगभग इसे नियंत्रित नहीं कर सका। लगभग 2 मीटर दूर राव एटन ने उसे शीर्ष पर ले लिया था और इसे वॉशिंग मशीन में फेंक दिया था। वह बहुत ज्यादा नहीं पहनती, ये गर्मी हो रही है।
उसकी पीठ झांग तुम का सामना कर रही थी और वह वर्तमान में अपनी ब्रा को अनकुक करने के लिए अपनी बाहों को झुका रही थी। और जल्द ही नग्न रंग का कड़ाई ब्रा को हटा दिया गया और पक्ष में फेंक दिया गया। उसके हाथ नीचे चले गए क्योंकि वह मौसम में शापित हो गई, जबकि उसने ग्रेस कट को उतारने शुरू कर दिया था। एक एनबल के साथ पोशाक बाथरूम के तल पर गिर गई। एक कदम आगे बढ़ने के बाद राव एटन ने अपने पैर की उंगलियों को कपड़े धोने की मशीन में फेंकने के लिए इस्तेमाल किया। लैंडलॉर्ड हमेशा एक व्यक्ति था जिसके कार्य और शब्द बिजली की तरह तेजी से थे। यह कितना स्विफ्ट था। यह इस बिंदु पर पहुंचा जहां झांग ये उसके लिए चिल्लाना था। लैंडलॉर्ड ने अपनी ब्रा और स्कर्ट को एक गति से हटा दिया था जिसे आप बिजली के रूप में स्विफ्ट के रूप में कॉल कर सकते हैं। अब वह पैंटीहोस को लेने के लिए झुक रही थी जो उसके लिए पूरी तरह से लोचदार पैरों को कवर किया था। झांग तुम जल्दी से आवाज वापस रखे कि वह लगभग जारी किया। उन्होंने अपनी पिछली दुनिया में वापस रहने के लिए एक जगह की तलाश करते हुए इस जगह पर आने के दृश्य को याद किया। वर्तमान में किराए पर 30 वर्ग मीटर का कमरा मूल रूप से एक बेरोजगार युवा गुंडान द्वारा किराए पर लिया गया था। उसने एक दिन एक दोस्त के साथ बहुत ज्यादा पी लिया था और अपने दोस्त के साथ राव लक्ष्य यौन रूप से अपमानित किया। अपनी आंखों के साथ झांग तुमने राव एमाइन एक मादा को देखा, ऊपर से नीचे की ओर से 2 गुंडों को हराया। उनके साथ भी वापस हिट करने में सक्षम नहीं हो रहा है। वे अपने चेहरे के साथ भाग गए। कमरे के साथ खाली, ये झांग तुमको किराए पर लिया गया था। इस प्रकार झांग आप जानते थे कि मकान मालिक कितना शक्तिशाली था और हमेशा भयभीत था। उसने लगभग सब कुछ छीन लिया था। उसने भी लगभग काफी देखा था। ये कहने में बहुत देर हो चुकी थी, क्षमा करें, मैं यहाँ हूँ। झांग तुम उन 2 गुंडों की तरह पीटा जा रहा था। यद्यपि विश्व पृष्ठभूमि अब अलग थी, लेकिन उनके पारस्परिक संबंधों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ था। लैंडलॉर्ड अभी भी उस महिला थी जिसके पास 2 युवा पुरुषों के खिलाफ अकेले हाथ से लड़ने की क्षमता थी। अगर वह उसे मिला तो उसे लात मारने पर उसका नतीजा क्या होगा। इसके अलावा झांग ये सिर्फ एक प्रसिद्ध रेडियो मेजबान बनने में अपना पहला कदम उठा रहा था। अगर वह पेकिंग पकड़ा गया था तो क्या ये शर्मनाक नहीं होगा। वह निश्चित रूप से लैंडलॉर्ड को उसकी खोज नहीं कर सकता था। अपने दिमाग में प्रेरणा के एक फ्लैश के साथ उसने जल्दी ही एक निर्णय लिया। उन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि पानी के छिड़काव की आवाज उनकी उपस्थिति प्रकट करेगी। वह केवल खेल की अंगूठी के इंटरफेस को जल्दी से और धीरे धीरे खोल सकता है और दोपहर में तैयार अदृश्यता औषधि निकाल सकता है। जल्दी से वह खुला और पारदर्शी तरल नीचे पी लिया। एक दूसरे में झांग तुम अपने शरीर को पारदर्शी बारी देख सकते थे और यह पानी के साथ विलय लग रहा था। वह जादुई रूप से गायब हो गया था। गेम वर्चुअल स्क्रीन गिनती शुरू हो गई। 4:59 4:58। संयोग से नग्न रंगीन स्टॉकिंग को दूर करने के बाद राव एटन चारों ओर घूम गया और बाथटब के पर्दे को खोलकर खींच लिया और अंदर देखा। झांग तुमने अदृश्य होने के चमत्कार पर विचार करने के लिए मानसिक सुविधाएं नहीं थी क्योंकि उसका शरीर झुका हुआ था। उसने सांस लेने की हिम्मत भी नहीं की। इन परिस्थितियों में उसकी सांस पकड़ना बहुत मुश्किल था। उसने इसे इतना सहन किया कि उसकी भौहें भी खड़े हो गईं। एक परिपक्व महिला की सुगंध ने अपने नथुने को प्रभावित किया। वह त्वचा, उस शरीर। राव एटन के लिए उसने वास्तव में झांग ये नहीं देखा जो अदृश्यता औषधि के कारण गायब हो गए थे। उसने खुद को विचलित कर दिया। उस बच्चे झांग तुमने पानी जारी नहीं किया, ये जानने के बाद भी मैं बाहर जा रहा था। क्या वह मेरे लिए पौधों को पानी देने के लिए इंतजार कर रहा था? यह सोचने के लिए कि वह इतनी धीमी सोच के साथ एक मेजबान बन गया। यह पहली बार है जब मैंने रेडियो स्टेशनों के बारे में दान किया था। वे किसी को भी ले लेंगे। झांग ये सोच रहा था कि वह उसके लिए उसे कितना नफरत करती है, तब भी जब वह चारों ओर नहीं थी तब भी उसे डांटने के लिए। कुछ लोगों की सतह पर एक स्पीक जीभ हो सकती है, लेकिन क्या कहा गया था आमतौर पर एक मजाकिया फैशन में किया गया था। हालांकि राव एमाइन की स्पाइक की गई जीभ उसकी हड्डियों से आई थी। वह लोगों को डांटने, टोंट और नीचे रखकर प्यार करती थी। ऐसा नहीं था, यहां तक कि झांग आपके आसपास नहीं होने के साथ राव एटन के पास भी निजी तौर पर अपने काटने की टिप्पणी के साथ प्रकाश होने का कोई इरादा नहीं था। चलो देखते हैं कि पानी ठंडा हो गया है या नहीं। अचानक राव लक्ष्य किसी भी चेतावनी के बिना पानी की ओर हाथ से पहुंचे। झांग तुम की आत्मा लगभग उसके डर के कारण बाहर निकल गई। लैंडलॉर्ड का हाथ देखकर उसकी जान की ओर बढ़ता है, शतारान कंती। वह खोजा गया था। अध्याय 17। थोड़ा झांग जल्दी से चलाता है। नोट, इस अध्याय को लेखक द्वारा पुनः संयोजित किया गया है। इस अध्याय को लेखक द्वारा फिर से लिखा जाना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। ये जैसा है। हालांकि ध्यान दें कि घटनाओं को भराव के रूप में माना जा सकता है। यह संभावना है कि लेखक झांग तुम के विकृत व्यक्तित्व को दोबारा बदल रहा है। झांग तुम सिर्फ चारों ओर बैठकर कुछ नहीं कर सका। उनकी अदृश्यता सिर्फ एक भ्रम था, यह एक चाल थी। वह अभी भी अपने शरीर को शारीरिक रूप से अस्तित्व में महसूस कर सकता है और मकान मालिक स्वाभाविक रूप से उसे छूने में भी सक्षम हो सकता है। ऐसा नहीं था कि वह पूरी तरह से गायब हो गया था। अगर उसे छुआ गया, न केवल झांग आपको राव एमाइन की रोश को सहन करना पड़ेगा, लेकिन उनके सबसे बड़े रहस्य को भी उजागर किया जाएगा।
खेल की अंगूठी कोई भी कभी अपने अस्तित्व के बारे में नहीं जान सकता था। हर कोई इस दुनिया से इतनी अजीब और बाहर कुछ स्वीकार नहीं कर सकता था, और इसलिए झांग ये की प्रतिक्रिया असामान्य रूप से तेज और चुस्त थी। एक दूसरा विभाजन। खतरे के इस क्षण में उसने कुछ नहीं किया। खैर, सौभाग्य से राव एटन के हाथ ने खुद को पानी में डुबकी नहीं दी। ये केवल हथेली के आधे के साथ पानी के तापमान का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त गहरा था। यह अभी भी गर्म है, राव एटन ने खुद से कहा। वह झुक गई और बाथटब के पानी को जारी किया। उसी समय वह टब को भरने के लिए गर्म पानी नल चालू कर दिया। अदृश्यता समय अवधि अभी भी 5.5 मिनट के लिए वैध थी। झांग, तुम खुश थे कि उसने अपने बालों को धोया नहीं था, न ही उसने शावर फोम लगाया था और उसका शरीर साफ था। अन्यथा पानी की सतह पर किसी भी फ्लोटिंग वाली चीजें उसे दूर दे दी गई होगी। केवल एक योजना बाईं ओर चलती है। वहां पर राव एटन पहले से ही गर्म मौसम का सामना करने में असमर्थ था और पानी की प्रतीक्षा नहीं कर सका। उसने अपने तंग और सुंदर पैरों के साथ एक कदम आगे बढ़ाया और एक टिप पैर के साथ वह झांग तुम की ओर बढ़ी। इस समय झांग तुम गतिहीन नहीं रह सका। यह देखते हुए कि लैंडलॉर्ड की नजर बाथटब पर नहीं थी, उन्होंने अपने चाल को छुपाने के लिए गर्म पानी को छेड़छाड़ का लाभ उठाया। उसने अपनी कमर को झुका दिया और सावधानी से उन श्वेत पैरों से परहेज किया और उसके तुरंत बाद बाथटब से खड़ा हो गया। उसी समय राव एटन के दूसरे पैर ने बाथटब में खड़े होने के दौरान कदम उठाया था। ओह, हो सकता है कि यह खड़े होने के दौरान आभूषण झांग के कारण हुआ था, लेकिन राव एएमआईएन को लगा जैसे कि उसके चेहरे के रूप में कुछ ऐसा था। 20 सेंटीमीटर, दो लोगों को इतनी छोटी दूरी से अलग कर दिया गया था। झांग, तुमने अपनी सांस पकड़ ली और एक आवाज नहीं बनाई। उसने झपकने की हिम्मत भी नहीं की। परिवेश को देखने के बाद राव एटन ने अपने संदेह को दूर करना प्रतीत किया। एक छिड़काव के साथ वह बाथटब में बैठ गई और राहत की आरामदायक आहों को छोड़ दिया। अभी भी 3 मिनट अदृश्यता के बाकी है। राव एएमआईएन की हिप लगभग झांग ये के पैरों को छूने के बारे में थी, जो अभी भी बाथटब में थी। झांग, आप जानते थे कि वह अब और इंतजार नहीं कर सका। लैंडलॉर्ड को देखकर मिरर में अपने पैरों को पार कर गया क्योंकि वह काउंटर से शॉवर जेल लेने के लिए पहुंची थी। उन्होंने बाथटब से तुरंत एक पैर खींचने का मौका लिया, जिसे जल्दी से दूसरे पैर के बाद किया गया। यद्यपि उसकी आवाज आने वाले पानी से डूब गई थी, फिर भी यह असामान्य लग रहा था। राव एएमआईएन, जो शॉवर जेल को लिट कर रहा था, एक बार फिर से फंसे और केंद्रित था। उसकी इंद्रियां बहुत उत्सुक थीं। उसे फिर से चुप्पी से मिला था। 2 और मिनट बचे हैं। 1:59 अवधि के दौरान जब वह हिल नहीं सका, झांग, तुम मदद नहीं कर सका, लेकिन मकान मालिक के शरीर की जांच कर सकते हैं। उसका गला सूखा था, लेकिन उसने निगलने की हिम्मत नहीं की। यह बेहद असहज था, पतला, सुडौल। यह शरीर मूल्यांकन था झांग, तुम लैंडलॉर्ड को दिया था। यद्यपि उन्होंने उन्नत सूचना आयु के साथ उसकी दिखने और ऊंचाई के कारण कभी दिनांकित नहीं किया था, लेकिन वह महिलाओं के लिए कोई अजनबी नहीं था। भले ही उसने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, फिर भी उसने इसे चित्रों में नहीं देखा हो सकता है। हालांकि राव एटन की बॉडी लाइनें कुछ झांग ये पहली बार देखी गई थी। यह बहुत ही आनुपातिक था और सभी सही स्थानों में परिपूर्ण था। यहां तक कि उसकी उम्र में उसके पास कहीं भी मामूली फ्लैब नहीं था। उसके पेट पर भी एक छोटी मात्रा में वसा नहीं था। सुंदर और एक अच्छा आंकड़ा। उसे देखो और फिर खुद को देखो। है, कभी कभी आकाश अनुचित थे। कुछ लोगों के पास चीजें थी कि वह प्राप्त नहीं कर पाएंगे, भले ही उन्होंने अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत की हो। अगर उसके पास इतनी उत्कृष्ट दिखती है तो राव एटन की तरह सुंदर और लंबा हो गया। एक सेलिब्रिटी बनने के बारे में सोचा। अपने करियर को विकसित करने की क्षमता के लिए यह कम से कम 1 दशक तक करने के लिए आवश्यक कड़ी मेहनत को कम कर सकता है। यह बहुत अच्छा होगा अगर इस दुनिया ने लोगों को उनके दिखने से जज नहीं किया। यह ऐसा कुछ था कि झांग, तुम हमेशा के खिलाफ असहाय महसूस किया था। अपनी दुनिया से टेलीविजन कार्यक्रमों को देखें। सड़े हुए कार्यक्रम, चीन की आवाज और सुपर बॉय थे। चीन के लेग हेयर जैसी प्रतियोगिताएं क्यों नहीं थी? सुपर लेग हेयर 2014 जैसे पेजेंट्स क्यों नहीं थे? यदि कलात्मक क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया गया था और कलात्मक दुनिया में रैंक नहीं था, तो यदि वह पैर के बाल लोकप्रिय हो जाते हैं, तो झांग, आपके पास इतना कम प्रारंभिक बिंदु नहीं होगा। एक अदृश्य रेडियो मेजबान बनने में आलोचनाओं और कठिनाई को सहन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे भूल जाओ। इस बारे में सोचने का कोई समय नहीं था। झांग, तुम किनारे पर चले गए क्योंकि वह धीरे धीरे बाथटब के पर्दे के चारों ओर चले गए। 30 सेकंड खर्च करने के बाद वो पर्दे के बाहरी हिस्से तक पहुंचने में कामयाब रहे। पर्दे के लिए उद्घाटन भी था जहां राव एएमआईएन का सिर था। राव एटन अपने स्नान का आनंद ले रहे थे और पहले से ही अपने हाथों से बहुत सारे फोम लगाए थे। झांग, तुमने पर्दे से बाहर निचोड़ने से पहले अपने पूरी तरह से फोमयुक्त शरीर पर एक अंतिम अनिच्छुक नजर डाली। उन्होंने गलती से मकान मालिक के बाल के एक स्ट्रैंड को छुआ था, लेकिन शुक्र है कि उसने इसे नोटिस नहीं किया। जब बाल ने झांग ये की जांघ को ब्रश किया तो बालों ने उसे गुदगुदी कर ली। उनकी अदृश्यता के लिए 20 सेकंड से भी कम समय बचा था। झांग, तुमने याद दिलाने के लिए समय नहीं था क्योंकि उसने धीरे धीरे कपड़े धोने की मशीन के बगल में धोने की टोकरी से अपने कपड़े पकड़ लिया था।
उसने चुपचाप कुछ गहरी सांस ली। शुक्र है लैंडलॉर्ड ने अपने कपड़े धोने की मशीन पर फेंक दिया और कपड़े की टोकरी में नहीं, अन्यथा वह महसूस करती कि झांग के कपड़े देखने के बाद कुछ अमिस था। इसके बाद उसे बाथरूम छोड़ने की जरूरत थी। दरवाजा खोलने की आवाज को छिपाने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन झांग तुम कम परवाह नहीं कर सका। किसी और को इंतजार कर रहा है, इसलिए उन्होंने ध्यान से दरवाजा संभाल लिया। का दरवाजा एक आवाज बना। इससे पहले कि वह बाहर निकल सके, लैंडलॉर्ड की आवाज एक हत्या फैशन में आई। कौन? पर्दा सिलना था, लेकिन देखना असंभव नहीं था। झांग आप इसे जानते थे, इसलिए उन्होंने बाथरूम को बाहर निकलने से पहले भी इंतजार नहीं किया। तभी उसने बाहर से एक दरवाजा खोलने का नाटक किया और ठंडे पसीने में कहा, ओह लैंडलॉर्ड चाची, यह मैं हूँ। क्या आप वापस आ गए हैं? राव एएमआईएन की आवाज अंदर से आई। ओह ये तुम हो। हे तुम अभी भी मेरे घर में क्यों हो? जब मैं घर लौट आया तो मैंने आपको क्यों नहीं देखा? झांग तुम तुरंत जवाब दिया, ओह मैं खिड़कियों को मिटाने में मदद कर रहा था। वास्तव में आप निश्चित रूप से काफी समर्पित हैं। ठीक है, मैं अभी भी स्नान कर रहा हूँ। चूंकि आपने अच्छा किया, आप आज रात के खाने के लिए यहाँ आ सकते हैं, राव एटन ने कहा। झांग तुमने कहा ठीक है, तो मैं पहले वापस जाऊंगा। राव एटन ने कहा ठीक है, स्क्रैम। झांग तुमने अदृश्यता की अवधि समाप्त होने के रूप में राहत की सांस ली। धीरे धीरे अपने शरीर को धीरे धीरे दिखाई दे रहा था। उसने अपने कपड़े पहने थे और गीले दागों को सूखते थे। उन्होंने अपने अपराध के सबूतों को हटाने के लिए एक कपड़े के साथ पीछे छोड़ दिया था। दृश्य को साफ करने के बाद उन्होंने राव एएमआईएन के घर छोड़ दिया। आज उसका दिल लगभग असफल रहा। अध्याय 18। चैनल की नंबर 1 लड़की उसे स्वीकार नहीं करती है। नोट: इस अध्याय को लेखक द्वारा पुनः संयोजित किया गया है। इस अध्याय को लेखक द्वारा फिर से लिखा जाना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। ये जैसा है। हालांकि ध्यान दें कि घटनाओं को भराव के रूप में माना जा सकता है। यह संभावना है कि लेखक झांग तुम के विकृत व्यक्तित्व को दोबारा बदल रहा है। एक नया सप्ताह। झांग तुम जल्दी आए क्योंकि सुबह जल्दी बैठक थी। साहित्य चैनल के कार्यालय क्षेत्र में छोटे सम्मेलन कक्ष लगभग सभी को फिट नहीं हो सका। मुख्य निदेशक झाओ गुओजो ने गली के साथ कहा, मेरे पास हर किसी को बताने के लिए अच्छी खबर का एक टुकड़ा है। हमारे साहित्य चैनल की कुल औसत श्रोता ने सप्ताहांत के लिए लगातार 2 दिनों के लिए संगीत चैनल को पार कर लिया है। हमने एक बार फिर स्टेशन में शीर्ष 3 धब्बे पर ले लिया है। इस परिणाम को हर किसी के कड़ी मेहनत से अलग करने का कोई तरीका नहीं है। मेरा सुझाव है कि हर कोई अपने लिए प्रशंसा का एक दौर देता है। BBA हर कोई ताली और उत्साहित। चूंकि समाचार चैनल और यातायात चैनल विशेष थे, बीजिंग रेडियो स्टेशन में शीर्ष 2 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई तरीका नहीं था। यह टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए समान था। केंद्रीय समाचार प्रसारण के साथ एक किस्म शो या नाटक शो कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? कुछ स्वर्ग विरोधी कार्यक्रमों या घटनाओं को छोड़कर कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं था और कोई अर्थ नहीं था। हालांकि तीसरा स्थान प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ था। तीसरा स्थान हमेशा कुछ था जो संगीत और साहित्य आवृत्ति चैनल के लिए प्रतिस्पर्धा करता था। प्रतियोगिता पिछले कुछ वर्षों में हमेशा भयंकर रही थी। संगीत चैनल से तीसरे स्थान पर पहुंचने के बाद हर किसी ने राहत की सांस ली, जिससे महीनों के लिए संगीत चैनल द्वारा दबाया गया। अगला, मैं सप्ताहांत के लिए श्रद्धांजलि की घोषणा करूंगा। झाओ गुओजो ने दस्तावेज उठाया। दुनिया के बारे में बात करें, श्रोता 3.19%, 3.27%। मनोरंजन दैनिक श्रोता 2.13%, 2.22%। देर रात की भूत कहानियां श्रोता 1.39%, 1.42%। हंसी डेली श्रोता 0.92%, 0.93%। शनिवार और रविवार के लिए 2 नंबर क्रमशः थे। झाओ गुओजो ने पहली जगह दुनिया के बारे में बात, आखिरी जगह पुरानी और युवा कहानी क्लब की घोषणा की और अंततः सभी को देखकर अपने भाषण को सारांशित किया। जियामाई के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया के बारे में बात हमेशा हमारे चैनल में नंबर 1 रहा है और इसकी श्रोता हमेशा बहुत स्थिर रहा है। ठीक है, मुझे इस बार झांग तुम की विशेष रूप से प्रशंसा करने की जरूरत है। हमारे लिए अंततः संगीत चैनल से अधिक होने के लिए हम देर रात की भूत कहानियों योगदानों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यह महान स्थान से एक सेगमेंट के साथ जाने में कामयाब रहा और यह झांग के लिए धन्यवाद था। और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह सप्ताहांत बाद में सो रहा था, जिसने देर रात की भूत कहानियां की रेटिंग में एक और कूद बनाई। बहुत अच्छा, थोड़ा झांग, इसे बनाए रखें। झांग तुम विनम्रतापूर्वक कहा। निदेशक झाओ, हाँ मैं करूंगा। टिया बिन ने अपने दांतों को पकड़ लिया क्योंकि उसने एक जटिल रूप से उस पर नजर रखी। नंबर 1 लड़की वांग जियाओमी, अन्य मेजबान और कर्मचारियों ने झांग ये को देखा। इन सभी के पास इस रूकी मेजबान को देखने के बारे में अलग अलग विचार थे जिनके पास ऐसे उत्कृष्ट परिणाम थे। झाओ गुओजो ने सिर हिलाया। अगला, चलिए सप्ताह के कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। झांग तुम बैठकों को पसंद नहीं किया क्योंकि वे उसे नींद लेंगे। कॉलेज के दौरान यह वही था।
वह हमेशा मदद नहीं कर सका, लेकिन एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने के बाद सोता है। लेकिन आश्चर्य की बात है, वह आज सो नहीं गया। जैसा कि वार्ता की गई बातों पर झाओ गुओजो ने अचानक बैठक की मेज पर कूद दिया और रूम्बा को नृत्य किया। झांग तुम तुरंत दिलचस्पी थी, क्योंकि उन्होंने उन पुराने पैरों को नृत्य करने और दृष्टि से खुश होने पर चिंता के साथ देखा। और फिर अच्छी तरह से झांग तुम जाग गए। उन्होंने उसके बगल में पुरानी और युवा कहानी क्लब की मेजबानी देखी। 50 वर्षीय शिक्षक फैंग उसे उठाने के लिए अपनी बाहों पर खींच रहा था। झांग तुमने तुरंत शिक्षक फैंग को एक आभारी नजर दिया है, लेकिन वह फिर से सोया। झाओ गुओजो अभी भी डूनिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने वांग जियाओमी से कहा था, जियाओमी आज रात के दुनिया के बारे में बात के लिए 8 PM पर लाइव प्रसारण, ये भावनाओं पर दुर्लभ विषय होगा। आपको श्रोताओं के साथ गहन बातचीत की आवश्यकता होगी, इसलिए क्या आप अच्छी तरह से तैयार हैं? दुनिया के बारे में बात करें एक और खुला खंड था। यह समाज और भावनाओं के बारे में लगभग कुछ भी बात करेगा, जिसमें समाज और भावनाओं के बारे में बात है, वांग जियाओई ने एक आराम से फैशन में कहा, नेता को आश्वस्त किया। यद्यपि अधिकांश शो पिछले कुछ वर्षों में पूर्व दर्ज किए गए थे, मैंने भी कई लाइव प्रसारण किए हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर यह अच्छा है। झाओ गुओजो मुस्कुराया, मैं इसे होस्ट करने के साथ आसानी से हूँ। वांग जियाओमी ने पूछा, अब मैं एक अतिथि की कमी कर रहा हूँ। परामर्शदाता शिक्षक जियांग, हमने आखिरी बार आमंत्रित नहीं किया कि वह शहर से बाहर है। हमें केवल सुबह ही सूचित किया गया था, लेकिन अगर वास्तव में कोई नहीं है तो मैं इसे अकेला कर सकता हूँ। झाओ गुओजो ने कहने से पहले कुछ विचार दिए, अगर कोई अतिथि है तो ये बेहतर है। एक छोटे से निदेशक ने सुझाव दिया, हमें अतिथि उपस्थिति बनाने के लिए हमारे चैनल के मेजबानों में से एक क्यों नहीं मिलता है। झाओ गुओजो की नजर अचानक झांग ही पर उतरा और एक झपकी के साथ वह एक विचार था, थोड़ा झांग तुम क्यों नहीं जाते? आप शाओमे के समान उम्र के बारे में हैं और आप दोनों युवा हैं, इसलिए आपके मूल्यों और भावनात्मक पहलुओं को समान होना चाहिए और एक साथ अच्छी तरह से काम करना चाहिए। आप हमारे चैनल के देर रात के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर का भी उपयोग कर सकते हैं। तुम क्या कहते हो? झांग ये डर गया था, मैं नेता के निर्देशों का पालन करूंगा। झाओ गुओजो ने अपना निर्णय लिया, ठीक है तो चलो इस तरह से है। झांग तुम के लिए ये स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात थी। यद्यपि उनकी रेटिंग ने छलांग और सीमाओं से सुधार किया था, फिर भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टेशन के शीर्ष कार्यक्रम की तुलना में, दुनिया के बारे में बात करें की तुलना में यह अभी भी एक बड़ी दूरी दूर थी। वे पूरी तरह से एक ही स्तर पर नहीं थे। अगर वह अपने शो का लाभ उठा सकता है तो उसे लाभ पहुंचाने के लिए यह सबसे अच्छा परिणाम होगा। इसके अलावा झांग तुमने कभी एक उपस्थिति के लिए मौका नहीं दिया। उनका लक्ष्य प्रसिद्ध होना था, इसलिए उपस्थिति बनाने का हर अवसर उनके प्रतिष्ठा बिंदुओं को बढ़ाने का अवसर था। झांग ये ऐसे अवसर के लिए मर रहा था। हालांकि ये स्पष्ट था कि वांग जियाओमी ने इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक किया था, क्योंकि उसने दुखी कहा था, निर्देशक झाओ आपको अधिक अनुभव के साथ शिक्षक नहीं मिलना चाहिए। झाओ गुओजो ने कहा, लिटिल झांग एक स्क्रिप्ट के बिना चला जाता है, चाहे वह एक लाइव या प्री रिकॉर्डेड प्रसारण हो, और आप बोलने की अपनी क्षमता पर संदेह कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। बैठक समाप्त हो गई। लोग सम्मेलन कक्ष से बाहर निकल गए। झांग ये निश्चित रूप से लाइव प्रसारण के बारे में वांग जियाओमी से बात करनी पड़ी। जैसे ही वह वांग जियाओमी के साथ पकड़ने के लिए भाग गया, शिक्षक वांग शाओमे बंद हो गया। थोड़ा झांग क्या बात है? झांग ने अपने दिमाग में सोचा था कि वह स्पष्ट नहीं था कि वह क्या कर रहा था। जैसा कि उन्होंने कहा, लाइव प्रसारण के बारे में हमें नहीं करना चाहिए। वांग जियाओमी ने उसे काट दिया, इस एपिसोड के लाइव प्रसारण में एक स्क्रिप्ट नहीं है। हम सिर्फ जुड़े श्रोता के सवालों को सुनेंगे और समाधान देंगे। प्रसारण के दौरान आपको बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह भी नहीं बोलना चाहिए जब तक कि मैं आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। मेरे लिए है, इसलिए आपको बस मेरा अनुसरण करना चाहिए। दिल के मामलों में अपनी व्यक्तिगत राय और सिफारिशों में से कई को व्यक्त न करें। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी दिनांकित किया है, इसलिए मेरे लिए सभी तकनीकी प्रश्न छोड़ दें। यदि आप कुछ गलत कहना चाहते थे या गलत सुझाव देते थे, तो आप मेरे कार्यक्रम की श्रद्धिश और श्रोताओं के विश्वास को प्रभावित करेंगे। झांग तुम वांग शाओमे के बाद उन शब्दों को छोड़ दिया, वह छोड़ दिया। झांग तुमने सोचा, क्या मैंने तुम्हें उत्तेजित किया? आपको ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है? मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी आपने पहले ही मुझे बार बार हमला किया था। क्या आप अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं करते? और वह रवैया क्या था? मैं आखिरकार हमारे चैनल के मेजबान ने श्रोताओं की दरें तीसरी जगह पर रखी। क्या आप मुझे सबसे बुनियादी सम्मान नहीं दे सकते? और मुझे अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैंने कभी दिनांकित नहीं किया है। आप निश्चित रूप से मजा किया है। स्कूल में वापस आने के बारे में सोचते समय जब इतनी सारी युवा लड़कियां मेरे पीछे पीछा करती थी, लेकिन मैंने कभी भी कोई ध्यान नहीं दे पाया। ये ब्रो का रिश्ते का अनुभव पूरी तरह से है, पूरी तरह से। तारांकन खांसी तारांकन, इसे भूल जाओ। चलो अब ब्रेक नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 19, कोई लाइव प्रसारण के दौरान आत्महत्या करना चाहता है।
रात में दुनिया के बारे में बात करें कि प्रसारण स्टूडियो। प्रसारण शुरू होने से 10 मिनट पहले झांग ये जो अतिथि थे अंदर आए। वांग शाओमे पहले से ही यहाँ था, सिर झुका हुआ और उसकी तैयारी के साथ व्यस्त था। वह झांग तुमको देखने के लिए परेशान नहीं था। उसका फोन कॉल संपादक भी कमरे में था, एक युवा जिसके चेहरे में कई मौल थे। वांग शाओमे की तुलना में वह बहुत अच्छा था। शिक्षक झांग, तुम आ गए हो। कृपया यहाँ एक सीट लें। ठीक है, यह मेरी ईयरपीस है। हाँ, कृपया इसे चालू करें और इसका परीक्षण करें। मैं इसे आपके लिए समायोजित करूंगा। हाँ, ये सिर्फ अच्छा लगता है, माइक भी ठीक है। फिर लाइव प्रसारण 9 मिनट दूर है। मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। फोन कॉल संपादक ध्वनिरोधी कमरे में चला गया। पारित हर मिनट के साथ उन्होंने संकेत देने के लिए एक इशारा दिया। पिछले 30 सेकंड में वांग जियाओमी ने अचानक कहा, मैं इसे दोहरा दूंगा, विचार के बिना मत बोलो और मेरे विचारों और लय का पालन करें। झांग, तुमने उदासीनता से जवाब दिया, ठीक है। वह सब के बाद उससे अधिक अनुभवी थी। परिणाम या अनुभव के बावजूद झांग आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। इसके अलावा वह यहाँ अपने कार्यक्रम को बढ़ावा देने की उम्मीदों के साथ थे, इसलिए उसने दिल से अपना दृष्टिकोण नहीं लिया। 3, 2, 1 प्रसारण शुरू हुआ। वांग शाओमे अपने उपकरण के साथ फिडल। उसने कहा मुस्कुराते हुए, मुझे आशा है कि हर कोई ठीक है। दुनिया के बारे में बात में आपका स्वागत है। मैं तुम्हारा डीजे हूँ, वांग जियाओमी। आप में से कुछ जान सकते हैं कि आज का लाइव प्रसारण विषय दिल के मामलों के बारे में है। हम आज हमारे साथ अतिथि के लिए भाग्यशाली हैं। वह हमारे स्वयं के चैनल की लेट नाइट घोस्ट कहानियां होस्ट हैं, जिन्हें भूत उड़ाया गया प्रकाश के लेखक के रूप में भी जाना जाता है, शिक्षक झांग ये। कृपया हमारे श्रोताओं को कुछ शब्द कहें। झांग, तुम तुरंत अपने संलग्न माइक में बात की। हेलो श्रोताओं और दोस्तों, मैं झांग तुम हूँ। मुझे आज यहाँ रहने के लिए बहुत सम्मानित किया गया हूँ, जो शिक्षक वांग को सुनने और दिल के सभी मामलों को हल करने की कोशिश करने के लिए बहुत सम्मानित है। वांग शाओमे पीछा किया, हॉटलाइंस पहले से ही खुले हैं। यदि आप किसी भी प्यार के मुद्दों से मुलाकात की है तो कृपया कॉल करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। प्रसारण मंच पर एक कंप्यूटर दिखाया गया था जिसने श्रोताओं और वेबसाइट की वास्तविक समय टिप्पणियों को प्रदर्शित किया था। जैसा कि साहित्य चैनल के शीर्ष कार्यक्रम की उम्मीद है, चर्चा वातावरण बहुत मजबूत था। यूजर 3577 प्यार विषय कार्यक्रम। हाँ, ये बहुत अच्छा है। चलो शिक्षक वांग को प्यार के मुद्दों पर ले जाएं। यूजर 1041 शिक्षक झांग, तुम भी यहाँ है। मेरी पत्नी और मैं इन दिनों हर रात भूत उड़ा सुन रहे हैं। यूजर 5502 भूत प्रकाश बाहर निकलता है। यह एक भूत कहानी है ना? इन दिनों कोई अच्छी भूत कहानियां नहीं है। मैं बहुत पहले अलौकिक उपन्यासों द्वारा नीचे जाने दिया गया है। यूजर 2890 ऊपर वाला दोस्त, यही वह जगह है जहां आप गलत हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि भूत प्रकाश को बाहर निकलता है किसी भी अलौकिक उपन्यासों से अलग है जिसे आपने पहले सुना है। ये क्लासिक्स के बीच एक क्लासिक है। USER 5502 क्या ऐसा है? फिर मैं इसे आज रात सुनूंगा। यूजर 0019 केवल शीर्षक अकेले अच्छा लगता है। मैं आज रात भी सुनूंगा। एक स्टार प्रोग्राम का प्रचार प्रभाव वास्तव में अच्छा है। झांग ये जानता था कि आज रात की प्रसारण रेटिंग थोड़ा और आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। दूसरी तरफ फोन कॉल संपादक ने संकेत दिया, कॉल स्क्रीनिंग की गई थी। बेशक इस तरह के कॉल स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। आखिरकार यह एक लाइव प्रसारण था और परेशानियों के लिए वहां होगा। इस प्रकार एक पेशेवर फोन कॉल संपादक को सही विषयों और विश्वसनीय कॉलर्स के लिए फिल्टर करना और चुनना पड़ा। वांग जियाओमी ने सिर हिलाया, ठीक है, हमारे पहले कॉलर ने जुड़ा हुआ है। हेलो, क्या यह मैं हूं? यह एक महिला श्रोता था, उत्साहित, क्या ये वास्तव में मुझे है? वांग शाओमे ने धीरे कहा, हाँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? शिक्षक वांग, आप मेरी मूर्ति हैं, महिला श्रोता ने तुरंत जवाब दिया। मेरे प्रेमी और मैं दोनों आपको बहुत पसंद करते हैं। ... ये कहकर उसका स्वर एक श्वास बन गया, लेकिन मेरा प्रेमी हाल ही में मुझे अनदेखा कर रहा है। अतीत में वह मुझसे नाराज नहीं होगा और अब वह हर दिन मुझ पर अपना गुस्सा फेंक रहा है। वह अन्य लड़कियों और उनके साथ फ्लर्ट के साथ चैट करने के लिए इंटरनेट पर जाता है। मैंने अपने संदेशों पर देखा और वे सभी कहते हैं, क्या आप जाग रहे हैं? क्या आप सो गए हैं? शुभ रात्रि और समय पर खाने के लिए याद रखें। वह पहले कभी मेरे प्रति चिंतित नहीं रहा है। शिक्षक, कृपया मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? वांग जियाओमी ने फहराया, महिला, इस तरह के पुरुषों की ओर जो आपके बारे में परवाह नहीं करते हैं, मेरा सुझाव हमेशा टूट गया है। चिंता के इस तरह के संदेश एक बड़ी बात की तरह प्रतीत नहीं हो सकते हैं। ये सामान्य दोस्तों के लिए चिंता हो सकता है, लेकिन मुझे आपको बताने दो, ये वास्तव में एक बड़ा मुद्दा है। यदि यह चलता है तो ये खतरनाक हो सकता है। ये भी दिखाता है कि उसका दिल आपके साथ नहीं है। यदि आप तोड़ने के इरादे का उल्लेख करते हैं तो आप उसे एक संदेश भी भेज रहे हैं जहां आपकी सीमाएं हैं। यदि आप इसके साथ सहन करते हैं तो वह केवल अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा और आपसे आगे और आगे बढ़ेगा। यदि ऐसा है तो अब क्यों नहीं टूटे?
देखें कि क्या वह बदलने के लिए तैयार है। यदि वह करता है तो आप उसके साथ होने पर विचार कर सकते हैं। यदि नहीं तो ये दिखाता है कि वह वास्तव में आपकी परवाह नहीं करता है। उस मामले में जल्दी इसे समाप्त करना बेहतर है। मादा श्रोता ने जवाब दिया, क्या ये वास्तव में ऐसा है? वांग जियाओमी ने झांग ये को देखा। आपको क्या लगता है शिक्षक झांग? झांग तुम झपक गए। मुझे लगता है कि पहले संवाद करना बेहतर है। एक रिश्ता मूल रूप से दो लोगों के बीच होता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप उसे एक पट्टा पर बहुत तंग कर देते हैं जिससे उन्हें भागने की तरह महसूस होता है। वांग शाओमे की कठोर आंखों को देखते हुए झांग तुमने जोड़ा, अगर संचार काम नहीं करता है तो शिक्षक वांग का सुझाव भी एक रास्ता हो सकता है। कंप्यूटर डिस्प्ले पर श्रोताओं के पास बड़ी प्रतिक्रियाएं थी। शिक्षक झांग ये एक परेशानी है। आपको इस तरह के लड़के के साथ बस टूटना चाहिए। शिक्षक वांग सही है, सही है। अगर यह मैं था तो मैंने उस आदमी को एक अच्छा डांटा दिया होगा। जो भी दो के बीच एक समस्या से उसका मतलब है। हाँ, मैं शिक्षक वांग लोगों के बारे में बात करना पसंद करता हूँ, ये बहुत स्पष्ट है। शिक्षक झांग तुम परेशानी मत करो। 1 फोन कॉल, 3 फोन कॉल, 5 फोन कॉल। वांग जियाओमी उन सभी के लिए बात कर रहा था। उसने उन्हें तोड़ने की सलाह दी। वांग जियाओमी ने स्पष्ट रूप से सोचा था कि झांग ने बहुत ज्यादा बात की और उसके निर्देशों का पालन नहीं किया, इसलिए अगले कुछ कॉल के लिए उसने झांग ये के विचारों के लिए भी नहीं पूछा। झांग तुम कुछ भी बिना किसी बात के एक अच्छे आधे घंटे के लिए अपनी सीट में बैठे। झांग तुम या तो बहुत खुश नहीं थे, वो यहाँ अपने विचार व्यक्त करने के लिए अतिथि के रूप में था। ओह, लेकिन आप अच्छे हैं, मुझे उन विचारों को व्यक्त करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो आपके हैं। क्या के आधार पर? हमारा कार्यक्रम जल्द ही खत्म हो रहा है। चलो एक वाणिज्यिक ब्रेक के लिए जाते हैं और हम अंतिम कॉल का उत्तर देने के लिए वापस आ जाएंगे। वांग जियाओमी ने अपने फोन कॉल संपादक को एक उंगली के साथ संकेत दिया। झांग तुम बस अपने माइक को बंद कर दिया क्योंकि वह अब और बात करने के लिए तैयार नहीं था। वाणिज्यिक ब्रेक के दौरान वांग जियाओमी ने झांग ये में ठंडा देखा, मैंने आपको पहले क्या बताया? झांग ये दोबारा, हम सिर्फ अपनी राय दे रहे थे, इसके साथ क्या समस्या है? मुझे लगता है कि दिल के मामलों को सलाह दी जानी चाहिए के रूप में वे टूट जाएगा या नहीं, खुद को छोड़ दिया जाना चाहिए। हम केवल एक दृष्टिकोण और उनके विचारों को उनके लिए छोड़ रहे हैं, उन्हें तोड़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। यह प्रोत्साहन श्रोताओं द्वारा अच्छी तरह से पसंद किया जाता है, लेकिन वे सिर्फ दुनिया को जला देना चाहते हैं। जो कुछ उत्तेजना पसंद नहीं है। लेकिन जोड़े के बारे में क्या? उनकी भावनाओं के बारे में क्या? वांग शाओमे आग पर था, क्या मुझे आपको सिखाने की जरूरत है? झांग तुमने अपनी बाहों को फेंक दिया, तो मैं अब और बात नहीं कहूंगा, तुम बात करो। उनमें से दो बहुत दुखी थे। झांग तुमने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने की परवाह नहीं की थी। कुछ भी मिश्रित हल किया जा सकता है, लेकिन सिद्धांतों से संबंधित कुछ नहीं। वाणिज्यिक ब्रेक के बाद लाइव प्रसारण जारी रहा। वांग जियाओमी ने अपने क्रोध को दबा दिया। आइए हम आखिरी कॉल का जवाब दें। हेलो, एक बहुत ही शांत महिला की आवाज, युवा और संभवतः 25 वर्ष की उम्र में नहीं, बात की। आप कैसे हैं? आपको क्या मुद्दे मिले? आप इसे हमें बता सकते हैं। वांग शाओमे ने कहा। लेकिन यह आखिरी कॉल था जिसकी एक बड़ी समस्या थी। लड़की ने कहा, मेरा नाम जियो ली है और मैं 23 साल का हूँ। मैं एक तीसरा वर्ष विश्वविद्यालय के छात्र हूँ और मेरे प्रेमी ने इस वर्ष स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। लेकिन उनके परिवार ने विदेशों में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने की व्यवस्था की और वह केवल 5 साल बाद वापस आएंगे। वांग जियाओमी ने सवाल किया, वह कहाँ जा रहा होगा? विश्वविद्यालय के छात्र ने कहा, न्यूयॉर्क। मुझे पता है कि अगर वह छोड़ देता है तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो मैं उससे रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह मना कर रहा है। उसने मुझे भी उसका इंतजार करने का वादा किया और कहा कि वह मुझसे शादी करेगा जब वह 5 साल बाद वापस आ जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। वांग जियाओमी झांग के शब्दों से पहले अप्रभावित, इसके बजाय इन मामलों को संभालने के अपने तरीके में और अधिक लगातार बन गया। महिला, अगर आपका प्रेमी वास्तव में आपसे प्यार करता है तो मुझे लगता है कि वह पीछे रहने का विकल्प चुनेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि वह आपके प्यार पर अपना करियर और विकास करता है। ऐसे लड़के को रखने के लायक नहीं है। यदि आप वास्तव में 5 साल तक उसके लिए इंतजार करते हैं तो आप वास्तव में मूर्खतापूर्ण हैं। मैं लंबी दूरी के रिश्तों में विश्वास नहीं करता, यहां तक कि अगर प्यार मजबूत है तो अंततः ये फीका होगा। इसे जल्द से जल्द समाप्त करें, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। विश्वविद्यालय के छात्र ने कमजोर जवाब दिया, मैंने पहले ही इसे सोचा है। यह अच्छा है। वांग जियाओमी ने आनंदपूर्वक कहा, हम सबके साथ आपकी मदद कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के छात्र ने हल्के से हंसे, धन्यवाद शिक्षक। मुझे पता है कि अब क्या करना है। यह फोन कॉल मुझसे अंतिम संदेश के रूप में कार्य करेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रेमी यह सुन सकता है। अरे नहीं, कॉल के साथ कुछ असामान्य था। वांग शाओमे कुछ समझदार गलत था, तुम क्या कर रहे हो? विश्वविद्यालय के छात्र ने मेरे प्रेमी के रेज़ब्लेट को हल्के ढंग से जवाब दिया। उसके बिना मेरे लिए अब और कुछ भी नहीं, रहने के लिए कुछ भी नहीं है। अलविदा। झांग तुम डर में शिवट। वांग शाओमे अचानक चिंतित महसूस किया।
अध्याय 20, वह दुनिया में सबसे दूर की दूरी, कविता आत्महत्या कर रही है। रेजर ब्लेड पहले से ही उसके हाथ में है। प्रसारण कक्ष में वातावरण तुरंत बदल गया। वांग शाओमे स्टेशन में एक अनुभवी प्रसारण मेजबान था और एक लाइव प्रसारण के दौरान सभी प्रकार की स्थितियों, विशेष रूप से अप्रत्याशित घटनाओं को देखा था, जैसे श्रोता को अभिशाप या उपकरण के टुकड़े में विफल करने के लिए बुलाया गया था। हालांकि यह पहली बार था जब उन्हें लाइव प्रसारण के दौरान आत्महत्या करने के इच्छुक व्यक्ति का सामना करना पड़ा था। रेडियो द्वारा श्रोताओं ने तुरंत अपनी प्रतिक्रियाओं में विस्फोट किया। संदेशों के बोटलोड में बाढ़ शुरू हुई। क्या यह सच है? शिक्षक वांग, जल्दी से कुछ कहो। उसे आत्महत्या न करने दें। जल्दी से उसे मनाने के लिए। वह सिर्फ एक 20 साल का बच्चा है। वह इतनी मेहनत क्यों कर रही है? मिस, आपको मरना नहीं चाहिए। आप इसे अपने माता पिता से कैसे कर सकते हैं? हालांकि नेटिजन्स द्वारा छोड़े गए संदेशों को जाहिर तौर पर युवा महिला द्वारा नहीं देखा जा सकता है। वांग जियाओमी ने कहा कि उसने जल्दी ही महिला विश्वविद्यालय के छात्र से कहा, बहन, आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। सुने कि इस बुजुर्ग बहन को क्या कहना है। मादा विश्वविद्यालय के छात्र ने जवाब दिया, कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है शिक्षक वांग। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है कि मैं उसके बिना एक दुनिया में नहीं रह सकता। बीजिंग और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी दुनिया की सबसे बड़ी दूरी है। आज छोड़कर मुझे उम्मीद है कि मैं उसके करीब हो सकता हूं। मेरा मानना है कि हम स्वर्ग में हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। वांग जियाओमी चिल्लाया, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? महिला विश्वविद्यालय के छात्र ने कहा, मैं मूर्खतापूर्ण नहीं हूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। पहले रेजर ब्लेड नीचे रखो। वांग जियाओमी ने जल्दबाजी में कहा, यह आप अपने लिए गैर जिम्मेदार हैं। यह आपके परिवार के लिए भी गैर जिम्मेदार है। आप इस तरह कैसे मर सकते हैं कि आपके माता पिता दर्दनाक रूप से आपको लाए? आप बहुत स्वार्थी हैं। क्या आपने सोचा है कि दूसरों को क्या लगता है? क्या आपने सोचा है कि आपके माता पिता और दोस्तों को छोड़ने के बाद कितने दुख होंगे? लाइन पर एक जीवन के साथ जहां तुम वैंग शाओमे के साथ बहस करने के लिए परेशान नहीं किया जा सका। उन्होंने वैंग जियाओमी को लड़की को स्थिर करने के लिए संकेत दिया क्योंकि वह टेलीफोन संपादक के कमरे में प्रसारण कक्ष से बाहर भाग गए थे। उसने दरवाजा बंद कर दिया और चिल्लाया, आप किसके लिए घूम रहे हैं? जल्दी से पुलिस को बुलाओ। टेलीफोन संपादक घबरा गया, पुलिस को बुलाओ। सही है, पुलिस को बुलाओ। झांग, तुमने निर्देशित किया, जल्दी करो। जल्दी पुलिस को अपना टेलीफोन नंबर दें। उसका पता लगाएं और जल्दी से उसके बचाव पर जाएं। यदि नहीं तो ये बहुत देर हो जाएगी। टेलीफोन संपादक ने तुरंत अपने निर्देशों का पालन किया। हेलो, क्या यह 110 है? अचानक दरवाजे से बाहर निकल गया था क्योंकि 7 लोग पहुंचे थे। समूह का नेतृत्व झाओ गुओजो ने किया था। वह गुस्से में चिल्लाया, बिल्ली क्या है? टेलीफोन संपादक ने नाटक किया कि वह फोन पर पुलिस के साथ व्यस्त थे और निर्देशक झाओ के सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं करते थे। झाओ गुओजो के पास एक बुरा गुस्सा था और तुरंत तालिका को झुका दिया। आपने टेलीफोन कैसे स्क्रीन किया? आप किसी भी टेलीफोन कॉल के माध्यम से कैसे जा सकते हैं? तुम क्या कर रहे थे? अगर कॉल को नहीं चुना गया था तो मादा विश्वविद्यालय के छात्र ने वांग जियाओमी की चरमपंथी सलाह नहीं सुनी होगी और शायद आत्महत्या करने का फैसला नहीं किया होगा। 10,000 कदम वापस लेते हुए भले ही लड़की ने आखिरकार अपना जीवन लेने का फैसला किया, कम से कम यह उनके साहित्य चैनल के लाइव प्रसारण के दौरान नहीं होता था और उनके रेडियो स्टेशन से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि अब टेलीफोन कॉल से जुड़े हुए हैं, श्रोताओं को भी स्पष्ट था कि लड़की ने वांग जियाओमी के शब्दों और उनके कार्यक्रम के कारण अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला किया था। नकारात्मक समाचार के साथ ये स्पष्ट था कि उनके रेडियो स्टेशन को तख्त की नोक पर धक्का दिया जाएगा। दुनिया के बारे में बात करें। साहित्य चैनल का नंबर 1 श्रोता कार्यक्रम। वे सभी चुटकुले थे। जनता की राय के दबाव से उनके कार्यक्रम को निश्चित रूप से हवा से बाहर ले जाया जाएगा। इससे ठीक होने का कोई तरीका नहीं होगा। साहित्य चैनल का डिप्टी भी बेहद चिंतित था, अब ये कैसे है? पुलिस ने फोन को नीचे रखा और कहा, अपराधबंदी। पुलिस ने कहा है कि उन्हें अपने पते और उसके घर को खोजने के लिए कम से कम 1 घंटे की आवश्यकता होगी। उन्होंने हमें जितना संभव हो सके देरी करने के लिए कहा। दुनिया के बारे में बात करें। कार्यक्रम संपादन टीम पीला हो गई। 1 घंटा। ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। झाओ गुओजो चिल्लाया, आपको ये करना है, भले ही आप नहीं कर सकते। उसे पकड़ो। निश्चित रूप से उसे आत्महत्या करने की अनुमति न दें, या हमारे साहित्य चैनल बर्बाद हो गया है। सभी कार्यक्रम एक विनाशकारी झटका भुगतेंगे। वे मीडिया में काम कर रहे थे, इसलिए वे निश्चित रूप से जनता की राय और मीडिया की शक्ति को जानते थे। पिछला दरवाजा एक बार फिर खोला गया। रेडियो स्टेशन के नेता भी ओल्ड झाओ में पहुंचे। झाओ गुओजो आगे आया। स्टेशन हेड जिया, तुम यहाँ क्यों हो? यह एक बूढ़ा आदमी था जो बीजिंग रेडियो स्टेशन के डिप्टी स्टेशन हेड भी था। आप पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं आपके कार्यक्रम के कारण परेशानी को देखने के लिए यहाँ हूँ। तुरंत मेरे लिए इसे व्यवस्थित करें। झाओ गुओजो ने कहा, हम निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। उसने झांग तुमसे कहा, लिटिल झांग, वापस जाओ और उसे मनाने के लिए आपको उसे कम से कम 1 घंटे तक पकड़ना चाहिए।
आप इसके बाद कार्यक्रमों को अनदेखा कर सकते हैं। सब कुछ देरी होगी, झांग ने जवाब दिया और प्रसारण कक्ष में वापस भाग गया। यहाँ यह ध्वनिरोधी था, इसलिए कोई शोर नहीं था, केवल वांग जियाओमी की निरंतर दृढ़ता थी। बहन, तुम अभी भी युवा है। ये बड़ी बहन अनुभवी है, इसलिए आपको ये सुनना चाहिए कि मैं क्या कहता हूँ। वांग जियाओमी ने ईमानदारी से कहा, अभी मैंने जो कहा वह थोड़ा चरमपंथी था। असल में यदि आप दोनों अभी भी एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं तो यह असंभव नहीं है। मैंने ऐसे कई मामलों को संभाला है जहां पुरुष कई वर्षों तक दूरदराज के देश में है, लेकिन दो के बीच संबंध जब वह रिटर्न अभी भी उतना ही अच्छा है। अंत में उन्होंने शादी कर ली और बच्चे थे जो एक आनंदमय जीवन का नेतृत्व करते थे। तुम क्यों नहीं हो सकते? मादा विश्वविद्यालय के छात्र हंसे। आप जो दूरदराज की भूमि कहती हैं वह चीन के दक्षिण और उत्तर में सबसे अधिक है। एक विमान या ट्रेन लेना उन्हें जल्दी से मिलने की अनुमति देगा, लेकिन यह मेरे और मेरे प्रेमी के बीच अलग है। बीजिंग और न्यूयॉर्क दुनिया के विपरीत पक्षों पर हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी दूरी है। इसके अलावा वित्तीय सीमाओं और पासपोर्ट के साथ मुद्दे के कारण हम शायद पूरे 5 वर्षों में कभी नहीं मिलेंगे। मैं किसी और से अधिक जानता हूँ। धन्यवाद शिक्षक वांग, आपके सांत्वना के लिए धन्यवाद। मैंने पहले ही अपना निर्णय लिया है। मुझे अपने माता पिता और दोस्तों को यहाँ खेद है। मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। बाला, ब्लेड की आवाज फिर से लगी। इस दूसरे स्थान पर उप स्टेशन हेड जिया झाओ गोजो और प्रबंधन के सभी सदस्यों ने अपने मुंह को कवर किया और चुप हो गया। वांग शाओमे चिल्लाया, नहीं। मादा विश्वविद्यालय के छात्र ने महसूस किया क्योंकि उसने कहा, अलविदा। झाओ गोजो के होंठ पाले गए। ये खत्म हो गया है, हम अब और नहीं पकड़ सकते। साहित्य चैनल के अन्य महिला कर्मचारियों के सदस्य सभी चिल्लाए क्योंकि उन्होंने अपने कानों को ढक लिया। वे इस दृश्य को देखने के लिए सहन नहीं कर सके। वांग शाओमे अभी भी उसे मनाने के लिए चाहता था, लेकिन वह पहले से ही शब्दों के लिए नुकसान में था। महिला विश्वविद्यालय का छात्र साहित्य और कला विभाग में स्पष्ट रूप से एक युवा था। वह कलात्मक और बहुत संवेदनशील थी। वह अपनी दुनिया में विसर्जित हो गई थी और इसमें कुछ भी घुसना नहीं कर सका। इस प्रकार का व्यक्ति सबसे डरावना था क्योंकि ऐसे व्यक्ति को मनाने का कोई तरीका नहीं था। वांग जियाओमी ने पहले से ही अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस समय वह जिस व्यक्ति ने हमेशा भावनात्मक समस्याओं को हल करने में मदद की, दूसरों के लिए बात करने का दावा किया, लेकिन अपने जीवन में पहली बार शक्तिहीन और कमजोर महसूस किया। वह सिर्फ 22 साल की थी। वह अभी भी एक विश्वविद्यालय के छात्र थी। वह एक रिश्ते के कारण उसकी जिंदगी खत्म हो रही थी। झांग ये का चेहरा डूब गया क्योंकि उसने गुस्से में अपने माइक्रोफोन को चालू कर दिया और रिप्यूकेट किया, महिला, क्या आप जानते हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? मैं अपने पूरे जीवन में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। यह आत्मधार्मिक कलात्मक युवा है जैसे आप। वांग शाओमे चौंक गया था। तुम क्या कह रहे हो? झाओ गोजो और बाहर के टेलीफोन संपादक को डर गए थे। इस समय आपदा के कगार पर आप उसे क्यों उत्तेजित कर रहे हैं? क्या आप वास्तव में उसे आत्महत्या करना चाहते हैं? क्यों? महिला विश्वविद्यालय के छात्र एक पल के लिए चुप रहे। मैं आत्मधर्मी नहीं हूं। मैं अपनी भावनाओं में अंतर को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। झांग, तुमने ठंडा कर दिया। यही कारण है कि आप आत्मधर्मी हैं। भावनाओं के लिए कोई दूरी नहीं है। आपने पहले कहा था कि बीजिंग और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी सबसे दूर है। ये बस हास्यास्पद है। क्यों? क्या ये सबसे दूर नहीं है? महिला विश्वविद्यालय के छात्र ने पूछा। झांग, तुमने अपनी दुनिया से एक प्रसिद्ध कविता कहने से पहले विचार किया। दुनिया में सबसे दूर की दूरी दुनिया के विपरीत पक्षों के बीच की दूरी नहीं है। यह है कि आप नहीं जानते कि मैं तुमसे प्यार करता हूं जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता हूं। दुनिया में सबसे दूर की दूरी यह नहीं है कि आप नहीं जानते कि मैं आपसे प्यार करता हूं जब मैं आपके सामने खड़ा हूं। यह तब नहीं कह सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं जब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। दुनिया में सबसे दूर की दूरी यह नहीं है कि मैं नहीं कह सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं जब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह है कि मुझे असहनीय उत्सुकता के बावजूद मुझे अपने दिल में दफनाना है। दुनिया में सबसे दूर की दूरी यह नहीं है कि मुझे असहनीय उत्सुकता के बावजूद मुझे अपने दिल में दफनाना है। यह तब होता है जब हम एक साथ नहीं हो सकते, भले ही हम एक दूसरे से प्यार करते हो। दुनिया में सबसे दूर की दूरी यह नहीं है कि हम एक साथ नहीं हो सकते जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह तब होता है जब हम सच्चे प्यार को जानने के बावजूद एक अंधे आंख को बदल देते हैं। दुनिया में सबसे दूर की दूरी दो दूर के पेड़ों के बीच की दूरी नहीं है। यह तब होता है जब शाखाएं एक ही रूट से बढ़ने के बावजूद हवा में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकती हैं। दुनिया में सबसे दूर की दूरी नहीं है जब शाखाएं हवा में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकती हैं। यह तब होता है जब सितारों के प्रक्षेपणों को पार नहीं किया जा सकता है, भले ही झपकने वाले सितारे एक दूसरे को देखते हैं। दुनिया में सबसे दूर की दूरी तब नहीं होती है जब सितारों का प्रक्षेपवक्र पार नहीं कर सकते। यह तब होता है जब वे प्रक्षेपवक्र को पार करने के बाद एक दूसरे को खोजने में असमर्थ होते हैं। दुनिया में सबसे दूर की दूरी एक दूसरे को खोजने में असमर्थ नहीं है। यह तब होता है जब हम प्यार करने के लिए बर्बाद नहीं होते, भले ही हम संयोग से मिलते हैं। हवा अभी भी और वायुमंडल शांत हो गई।
प्रसारण कक्ष में मौत का अनुभव अचानक सौम्य हो गया। कविता झांक तुमने नहीं सुना था। कुछ महिलाओं को कविता द्वारा भी मंत्रमुग्ध किया गया था। अंतिम स्टैंजा में, जो महत्वपूर्ण अंत स्टैंजा था, झांक तुमने अपने चुंबकीय स्वर का उपयोग एक प्रसारण मेजबान के रूप में धीरे धीरे पढ़ने के लिए किया। दुनिया में सबसे दूर की दूरी पक्षी और मछली के बीच प्यार है। एक आकाश में उड़ रहा है, दूसरा समुद्र को देख रहा है। सबसे दूर की दूरी, फ्लाइंग बर्ड एंड फिश। दूरदराज के प्यार की व्याख्या की इस तरह की पहली बार हर किसी ने इसे सुना था। वांग शाओमे की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। टेलीफोन संपादक पूरी तरह से आश्वस्त था, जबकि झाओ गुओज़ो और कंपनी विचार में गहरी थी। इस कविता ने वास्तव में हर किसी को पेश किया था। यह एक दिल से झटका था जो भीतर से आया था, शब्दों के साथ वर्णित करना मुश्किल था।